तो भाई लास्ट क्लास में हम लोगों ने कंडक्शन पाथवे के बारे में बात करी थी और हार्ट की दीवारों में किस तरह से मैंने कहा था ना वो करंट लगता है, हमें दीवार तोड़ने निकले तो हमें करंट लगा, ये बात हमने करी थी। यहीं से अब हम आगे बढ़ते हैं। तो रेफरेंस के लिए मैं थोड़ा सा यहाँ अपलोड कर रहा हूँ। चलिए, तो भाई मैंने आपको बताया किस तरह से कंडक्शन पाथवे होता है और हार्ट में सभी दीवारों में, हार्ट की सभी दीवारों में करंट स्प्रेड होता है और ना सिर्फ स्प्रेड होता है बल्कि दीवारों को डिपोलराइज भी करता है, जिसकी वजह से उनमें कॉन्ट्रैक्शन या सिस्टोल होता है। और कंडक्शन पाथवे इस तरह से है, हमने देखा था ऐसे नोड, एवी नोड, इनके बीच में जो है ये है इंटरनोडल फाइबर्स, यहाँ से फिर ये बंडल ऑफ हेज और फिर ये बंडल ब्रांचेस जिनसे निकल रहे हैं परकिंजे फाइबर्स। तो इंपल्स जो है वो ऐसे नोड से चलती थी और आगे बढ़ती थी, ये मैंने आपको बताया। पर यहाँ पे ना ये जो न्यूरोमस्कुलर कंडक्शन पाथवे है, ये नर्व जैसे मसल फाइबर है, ठीक है, और इनको कोई बाहर से स्टिमुलस नहीं देता है। जनरली आपने देखा कि होता क्या है कि स्टिमुलस देते हैं, आपने नर्व में पढ़ा होगा ना ऐसा कि स्टिमुलस देते हैं तो इंपल्स कंडक्ट होती है ना। पर यहाँ तो बगैर किसी एक्सटर्नल स्टिमुलस के अपने आप इंपल्स बन रही है और बार बार लगातार बन रही है बिना किसी एक्सटर्नल स्टिमुलस के। इसको कहते हैं प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ एक्साइटेशन, मतलब खुद ही इंपल्स बन जाती है ऐसे नोड में। ये क्यों होती है, इसका रीजन क्या है कि अपने आप इंपल्स बन जाती है। और इस कंडक्शन पाथवे को हम कहते हैं न्यूरोमस्कुलर कंडक्शन पाथवे। ठीक है, तो प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ एक्साइटेशन हम देखते हैं क्या होती है जो कि पाई जाती है न्यूरोमस्कुलर कंडक्शन पाथवे में। देखो, इसको समझाने के लिए मुझे ना आपको थोड़ा सा नर्व में इंपल्स कैसे कंडक्ट होती है ये बताना पड़ेगा। हालांकि नर्व में इंपल्स एग्जैक्टली कैसे कंडक्ट होती है ये तो मैं आपको जब नर्वस सिस्टम पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा, लेकिन अभी मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ आपको कि एक मोटा मोटा आइडिया दे रहा हूँ कि इंपल्स नर्व में कैसे कंडक्ट होती है, क्योंकि कुछ वैसे ही इंपल्स यहाँ इन मसल फाइबर्स में भी कंडक्ट होती है। बस फर्क इतना है कि ये नर्व जैसे मसल फाइबर है और वो नर्व फाइबर्स होते हैं। ठीक है, तो देखिए होता क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ एक्साइटेशन कैसे काम करती है। सपोज आपने सुना होगा जैसे ये हमारा कोई नर्व फाइबर है, अब पॉइंट ए से पॉइंट बी तक इंपल्स जानी है, तो ये नर्व फाइबर की मेम्ब्रेन है, इसके बाहर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है और अंदर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है। तो देर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस मेम्ब्रेन। इस पोटेंशियल डिफरेंस को जो इस मेम्ब्रेन के अक्रॉस है इसको हम कहते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ठीक है, अभी होता क्या है, इसके अलावा ना इसमें चैनल भी होते हैं, वोल्टेज गेटेड चैनल। ये जो चैनल होते हैं ये पोटेंशियल डिफरेंस में, यानी वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस किसमें नापा जाता है, वोल्टेज में। तो ये जो वोल्टेज गेटेड चैनल है, अगर पोटेंशियल डिफरेंस में एक लिमिट से ज़्यादा का चेंज आता है तो सारे चैनल खुल जाते हैं, और नहीं आता है एक लिमिट से ज़्यादा बड़ा चेंज तो एक भी चैनल नहीं खुलता है। कहने का मतलब ये है कि सपोज यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस इस मेम्ब्रेन के अक्रॉस है, सपोज -90 मिली वोल्ट। माइनस साइन इसलिए लगाया कि अंदर का एरिया बाहर की तुलना में ये इन है और ये आउट है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है सपोज, है ना। अब क्या होगा कि जब हम यहाँ स्टिमुलस देते हैं नर्व में, तो ये स्टिमुलस ना एक थ्रेशोल्ड से ज़्यादा की होनी चाहिए, एक सीमा से ज़्यादा की, कि यहाँ पे परमिबिलिटी चेंज हो और थोड़ा सा पॉजिटिव अंदर जाए, जिसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो। अब अगर ये पोटेंशियल डिफरेंस 30 मिली वोल्ट से ज़्यादा चेंज होता है, सपोज वो थ्रेशोल्ड 30 मिली वोल्ट है, अगर ये पोटेंशियल डिफरेंस 30 मिली वोल्ट से ज़्यादा चेंज होता है तो ये सारे वोल्टेज गेटेड चैनल एक साथ खुल जाएंगे और बहुत तेजी के साथ पॉजिटिव चार्ज ऐसे अंदर जाएगा। यहाँ पे ना पोटेंशियल डिफरेंस डिस्टर्ब होगा और ये वेव ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल डिस्टर्बेंस जो है ना, पॉजिटिव अंदर जा रहा है सपोज, है ना, तेजी से, तो ये वेव ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल डिस्टर्बेंस पॉइंट ए से पॉइंट बी तक चली जाएगी। जब इलेक्ट्रोकेमिकल डिस्टर्बेंस यहाँ शुरू हुआ वो आगे की तरफ ट्रेवल करेगा, कैसे वो बाद में बताएंगे नर्वस सिस्टम में। और इन्फॉर्मेशन स्टिमुलस तो यहाँ दी थी, पर इलेक्ट्रोकेमिकल डिस्टर्बेंस के फॉर्म में ये जो एक्शन पोटेंशियल या इंपल्स होती है ये ट्रेवल करती हुई पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंच जाएगी और इससे इन्फॉर्मेशन भी पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंच जाएगी। ठीक है, इस तरह से इन्फॉर्मेशन इस तरह से इन्फॉर्मेशन पहुंचती है। तो मान लीजिए बाहर पॉजिटिव ज़्यादा है, अंदर नेगेटिव ज़्यादा है, और पॉजिटिव अंदर आने लगता है तेजी से क्योंकि ये चैनल खुल जाते हैं, तो इसे दोस्तों डीपोलराइजेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डीपोलराइजेशन, मतलब आपने पोलराइज्ड स्टेट को डिस्टर्ब कर दिया है। ये जो स्टेट थी वो कैसी थी, पोलराइज्ड स्टेट, और आपने इसको डिस्टर्ब किया पोटेंशियल डिफरेंस और आपने इसको कर दिया डीपोलराइज, तो ये कहलाता है डीपोलराइजेशन। अब भाई एक बार इंपल्स चली गई ना ऐसे डीपोलराइजेशन की, दूसरी बार इंपल्स ऐसे जाए, इसके लिए ये जरूरी है कि पहले रीपोलराइजेशन हो। जैसे आपने किसी को गिरा दिया, जब तक आप उसे दोबारा उठाओगे नहीं आप उसे दोबारा नहीं गिरा सकते। जैसे एक साइकिल स्टैंड पर साइकिलें खड़ी हैं खूब सारी, आप एक तरफ से सारी साइकिलों को ऐसे गिराते हुए जाओ, धड़ 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 सारी गिर जाएंगी,
फिर आपको उनको वापस उठाना पड़ेगा सबको, तभी तो आप उनको दोबारा गिरा सकते हैं। तो डीपोलराइजेशन के बाद वापस पॉजिटिव का बाहर निकलना और नेगेटिव का अंदर आना, पोटेंशियल डिफरेंस फिर से वही हो जाना जो पहले था, वो कहलाता है रीपोलराइजेशन। तो भैया डीपोलराइजेशन के बाद आप रीपोलराइजेशन करोगे तो ही दोबारा डिपोलराइजेशन कर सकते हो। यानी एक बार एक्शन पोटेंशियल या इंपल्स ट्रेवल कर गई है डिपोलराइजेशन की, तो उसके बाद जब तक रीपोलराइजेशन नहीं हो जाता तब तक दोबारा डिपोलराइजेशन नहीं हो पाएगा। ये तो आप समझते हैं ना। चलिए, तो इस तरह से इंपल्स ट्रेवल करती है एक नर्व में। डिटेल हम पढ़ेंगे जब हम नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे। अभी के लिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो हमारा न्यूरोमस्कुलर कंडक्शन पाथवे है, जिसका कि एसए नोड, एवी नोड, इंटरनोडल फाइबर ये सब बने हुए हैं, परकिंजे बंडल ऑफ है, तो ये मसल फाइबर पर इसमें नर्व जैसी प्रॉपर्टी है। क्या प्रॉपर्टी है इसके अंदर नर्व जैसी? इंपल्स कंडक्शन कर सकने की प्रॉपर्टी। तो ये इसमें और इसमें फर्क क्या होता है? अब ये तो यहाँ पे एक नर्व फाइबर की मेम्ब्रेन है, इसमें और जो हमारे न्यूरोमस्कुलर फाइबर है उसकी मेम्ब्रेन में फर्क क्या है आखिर? तो नर्व फाइबर की मेम्ब्रेन और न्यूरोमस्कुलर फाइबर की मेम्ब्रेन में फर्क क्या है वो बताता हूँ। जैसे यहाँ पे ना मैं ये बना रहा हूँ, ये न्यूरोमस्कुलर फाइबर की मेम्ब्रेन है सपोज। इस मेम्ब्रेन में भी दोस्तों पोटेंशियल डिफरेंस होता है मेम्ब्रेन के अक्रॉस। जैसे ना बाहर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है और अंदर नेगेटिव ज्यादा है। पॉजिटिव चार्ज के लिए हम लेंगे जैसे सोडियम आयंस, और नेगेटिव के लिए हम लेंगे क्लोराइड सपोज। ठीक है, तो इस मेम्ब्रेन के अक्रॉस भी एक पोटेंशियल डिफरेंस होता है, और इस पोटेंशियल डिफरेंस को भी हम रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहते हैं। और सपोज ये पोटेंशियल डिफरेंस भी -90 मिलीवोल्ट ले लेता हूं मैं समझाने के लिए। इसमें भी अगर 30 मिलीवोल्ट से ज्यादा का चेंज आएगा, अच्छा इसमें भी वोल्टेज गेटेड चैनल होते हैं यहाँ पे, जो पोटेंशियल डिफरेंस में एक लिमिट से ज्यादा का चेंज आने पर सारे खुलते हैं, नहीं तो एक भी नहीं खुलता। तो यहाँ भी थ्रेशोल्ड जो है वो 30 मिलीवोल्ट की है। अगर 30 मिलीवोल्ट से ज्यादा का चेंज आएगा तो सारे के सारे वोल्टेज गेटेड चैनल एक साथ खुल जाएंगे, और नहीं तो एक भी नहीं खुलेगा, है ना। पर अब यहाँ कोई बाहर से तो स्टिमुलस दे नहीं रहा भाई, जैसे नर्व में हमने दी थी ऐसे नोड को या न्यूरोमस्कुलर फाइबर को, बाहर से तो कोई स्टिमुलस नहीं दे रहा ना। तो इसमें अपने आप इंपल्स कैसे बनेगी? और एक बार नहीं, बार बार ऐसे बनेगी, हर 0.8 सेकंड में बनेगी एडल्ट के अंदर। यही तो हमें जानना है। इसी को दोस्तों हम बोलते हैं प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ एक्साइटेशन। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक फर्क होता है नर्व फाइबर की मेम्ब्रेन में और न्यूरोमस्कुलर फाइबर जो हार्ट में होते हैं उसकी मेम्ब्रेन में। वो ये कि न्यूरोमस्कुलर फाइबर की मेम्ब्रेन में एक चीज और होती है, और वो है छेद। ये नर्व फाइबर में नहीं थे। ये जो छेद हैं, इनसे एक ही चीज रिस सकती है, और वो है सोडियम आयंस। सो मेम्ब्रेन ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ एक्साइटेशन कैसे आती है? वो इसलिए आती है क्योंकि जो मेम्ब्रेन है न्यूरोमस्कुलर फाइबर्स की, इट इज नेचुरली लीकी फॉर सोडियम। ये ना सोडियम आयंस के लिए नेचुरली लीकी है। आप कहेंगे इससे क्या होगा? मैं बताता हूँ क्या होगा। जैसे आपने थाली में रेत उठाई या आपने छलनी में रेत उठाई, छलनी भी तो थाली है लेकिन छेद वाली थाली। क्या होगा कि जब आप छलनी में रेत उठाओगे तो रेत रिसेगी और थोड़ी देर में आपकी जो छलनी है वो खाली हो जाएगी। इसी तरह से यहाँ छेद है मेम्ब्रेन में, और इन छेदों से एक ही चीज रिस सकती है, और वो चीज है सोडियम आयंस। सोडियम के लिए लीकी है, और सोडियम हमेशा अपने हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन लीक होता रहता है। So because this membrane is naturally leaky for sodium ions, the Na plus continues to leak all the time from its higher concentration to lower concentration. तो उससे क्या होगा भाई साहब? उससे क्या होगा वो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। देखिए, मैं यहाँ पे फिर एक बार वही मेम्ब्रेन बना रहा हूँ, ठीक है। या यहाँ जगह नहीं है तो हम यहाँ बना लेते हैं। इस मेम्ब्रेन में वोल्टेज गेटेड चैनल तो हैं, लेकिन फिलहाल वो बंद है। इनके अलावा पर इसमें छेद भी हैं। इन छेदों से क्या रिस सकता है? सोडियम। अच्छा, बाहर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है और अंदर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो इस मेम्ब्रेन के अक्रॉस है, जिसको हम रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहते हैं, वो है सपोज -90 मिलीवोल्ट। इसमें 30 का चेंज आएगा तो सारे खुलेंगे, नहीं तो एक भी नहीं खुलेगा, ये मैंने आपको बताया। लेकिन दोस्तों ये जो छेद हैं ये हमेशा खुले रहते हैं, और छेद हमेशा खुले रहते हैं, सोडियम उनसे हमेशा लीक होता रहता है। तो जो कुछ भी मैं यहाँ पे 3 फोटो बना रहा हूँ ऐसे, अगले 5 मिनट में पढ़ाऊंगा, दरअसल वो पूरा का पूरा इवेंट 0.8 सेकेंड्स में पूरा हो जाता है। यानी मुझे उसे पढ़ाने में 5 मिनट लगेंगे, लेकिन जो कुछ भी मैं आपको अगले 5 मिनट में पढ़ाऊंगा वो पूरा इवेंट 0.8 सेकेंड्स यानी 1 सेकेंड से भी कम में पूरा हो जाता है। यानी 1 मिनट में वो इवेंट कितनी बार होता है?
60 सेकंड्स में 72 बार। ठीक है, तो ये हम पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली फोटो जो आपको यहाँ दिख रही है, इसमें आपको पोलराइज्ड स्टेट दिख रही है। ये पोलराइज्ड स्टेट है। आप क्या देख सकते हैं इसके अंदर कि बाहर पॉजिटिव ज़्यादा है, अंदर नेगेटिव। तो अब हम इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सारे वोल्टेज गेटेड चैनल बंद हैं, क्योंकि ये तो 30 मिली वोल्ट से ज़्यादा का चेंज आने पे खुलेंगे, नहीं तो एक भी नहीं खुलेगा। और ये थ्रेशोल्ड 30 मिली वोल्ट का बिना स्टिमुलस के तो आ नहीं रही है, तो सारे वोल्टेज गेटेड चैनल बंद है भाई। यहाँ से हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं। पोटेंशियल डिफरेंस है -90 मिली वोल्ट, लेकिन छेद तो खुले हैं। अब छेद खुले हैं तो क्या होगा पता है, सोडियम अपने हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन अपने आप लीक होगा। तो अब जो कुछ मैं बोल रहा हूँ 0.8 सेकंड में खत्म होगा। स्टार्ट करते हैं। तो सारे वोल्टेज गेटेड चैनल बंद है, पोटेंशियल डिफरेंस -90 मिली वोल्ट है, पोलराइज स्टेट है, पर छेद खुले हुए हैं। तो सोडियम लीक हो रहा है अपने हायर कॉन्सेंट्रेशन से अपने लोअर कॉन्सेंट्रेशन। सोडियम के लीक होने की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस अपने आप चेंज हो रहा है, -90 से -80, -80 से -70, -70 से -60। क्योंकि सोडियम तो हायर से लोअर लीक हो रहा है, तो पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो रहा है, कम हो रहा है ना। तो जैसे ही ये -90 से -60 आया, अपने आप थ्रेशोल्ड रीच होगी 30 मिली वोल्ट वाली, तो एक धमाके के साथ सारे वोल्टेज गेटेड चैनल एक साथ खुल गए। और सारे वोल्टेज गेटेड चैनल के एक साथ खुलने की वजह से बहुत तेजी के साथ अभी सारे चैनल खुल गए, तो सोडियम अंदर जा रहा है, तो इसकी वजह से यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो रहा है। सारे चैनल खुल गए, तो पॉजिटिव अंदर, नेगेटिव बाहर, पॉजिटिव अंदर, नेगेटिव बाहर। मतलब नेगेटिव बाहर निकल नहीं रहा है, पर नेगेटिव, क्योंकि अब ज्यादा पॉजिटिव अंदर आ रहा है तो बाहर का मामला नेगेटिव हो रहा है। इसे बोला जाता है डीपोलराइजेशन। पता है मोमेंटम इतना ज्यादा है कि कुछ ज्यादा ही सोडियम अंदर घुस गया है और कुछ ज्यादा ही नेगेटिव बाहर का मामला हो गया है। ये देखिए, ये आउट था, ये इन है। ये सेकंड डायग्राम, ये आउट है, ये इन है। ये थर्ड डायग्राम, ये आउट है और ये इन है। तो यहाँ पे 3 डायग्राम है, 1, 2 और 3। तो पहले डायग्राम में देखिए बहुत तेजी से जो है सोडियम अंदर घुस रहा है, क्योंकि डिपोलराइजेशन हुआ है, वोल्टेज गेटेड चैनल खुले हैं, तो इनके थ्रू बहुत तेजी से सोडियम अंदर घुस रहा है। मोमेंटम इतना ज्यादा है कि कुछ ज्यादा ही सोडियम अंदर घुस गया और बाहर का मामला कुछ ज्यादा ही नेगेटिव हो गया। और इससे पहले कि ये बैलेंस होकर पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो पाता, सारे के सारे वोल्टेज गेटेड चैनल जो थे वो बंद हो गए। तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होने की जगह पलट गया। -90 मिली वोल्ट था ना, उसकी जगह वो हो गया +90 मिली वोल्ट। जीरो नहीं हुआ। तो अब क्या हो गया पता है, पॉजिटिव अंदर ज्यादा है और जो नेगेटिव है वो रिलेटिवली बाहर ज्यादा है। तो आप देखिए, ये पहला वाला स्टेट था, ये दूसरा स्टेट है। इसमें मामला क्या हो गया है, डीपोलराइज हो गया, ये उल्टा हो गया है। पर एक एक्शन पोटेंशियल तो कर गई ट्रेवल यहाँ से ऐसे, है ना, और ये डीपोलराइज हो गया। दोस्तों, भले ही वोल्टेज गेटेड चैनल बंद हो गए हों, लेकिन छेद हमेशा खुले रहेंगे। और अब सोडियम कहाँ ज्यादा है बताइए, अंदर ज्यादा है। तो सोडियम फिर रिस रहा है, लेकिन अब सोडियम कैसे रिस रहा है, अंदर से बाहर, है ना। तो जब सोडियम रिस रहा है तो ये पोटेंशियल डिफरेंस अपने आप चेंज होगा, +90, +80, +70, +60। जैसे ही 30 मिली वोल्ट का चेंज आया, थ्रेशोल्ड रीच होगी, एक धमाके के साथ सारे वोल्टेज गेटेड चैनल एक बार फिर खुल गए और पॉजिटिव बहुत तेजी से बाहर, नेगेटिव बहुत तेजी से अंदर, पॉजिटिव बाहर, नेगेटिव अंदर, पॉजिटिव बाहर, नेगेटिव अंदर। मोमेंटम इतना ज्यादा है, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो नहीं हुआ, कुछ ज्यादा ही पॉजिटिव बाहर निकल गया और कुछ ज्यादा ही नेगेटिव अंदर आ गया। और इससे पहले कि पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो पाता, सारे वोल्टेज गेटेड चैनल बंद हो गए। तो ये फिर से ना रिपोलराइजेशन की स्टेट, ये रिपोलराइजेशन हुआ और ये जो स्टेट है ये रिपोलराइज स्टेट है। तो ऊपर डिपोलराइजेशन हुआ था और यहाँ पे क्या हो रहा है, रिपोलराइजेशन। तो एक बार डिपोलराइजेशन की इंपल्स चली गई और एक बार रिपोलराइजेशन की, और वापस थर्ड वाला डायग्राम कुछ नहीं है, वो फर्स्ट वाला ही तो है दोबारा। ठीक है, तो ये पूरी घटना 0.8 सेकंड में खत्म हुई। बट छेद तो हमेशा खुले रहेंगे। तो अब सोडियम फिर रिसेगा, कहाँ से कहाँ, बाहर से अंदर। तो फिर -90 से जैसे ही -60 पहुंचेगा, फिर एक बार सारे वोल्टेज गेटेड चैनल खुल जाएंगे और बहुत तेजी से एक और इंपल्स ऐसे जाएगी। समझ में आ रही बात। तो बेसिकली पता है क्या हो रहा है, सोडियम एसएचएम कर रहा है अंदर बाहर। एसएचएम पढ़ा है आपने, जैसे एक पेंडुलम होता है ना, पेंडुलम मीन पोजीशन पे एक्सेलरेशन जीरो होता है पर वेलोसिटी जीरो नहीं होती है, तो आगे निकल जाता है, फिर आगे से इधर आता है, फिर रुक नहीं पाता मीन पोजीशन पे, क्योंकि एक्सेलरेशन जीरो हो गया पर वेलोसिटी जीरो थोड़ी, फिर आगे निकल जाता है। तो वो एसएचएम कर रहा है। जैसे आपने कंप्यूटर में ओवर ग्लास देखा है टाइम के लिए, ऐसा होता है ना, या आपने घड़ियों में भी देखा होगा, उसमें लिक्विड भरा हुआ है या रेत भरी हुई है, वो इधर से इधर जाती है, फिर ये पलट जाता है, फिर ये रेत जो है वो फिर इधर से इधर जा रही है उल्टा, फिर रेत जो है इधर से इधर जा रही है। तो ऐसे होता रहता है ना ओवर ग्लास में। तो उसी तरह से क्या होता है दोस्तों, सोडियम ना अंदर बाहर होता रहता है, कभी बाहर से अंदर, कभी अंदर से बाहर, क्योंकि छेद तो हमेशा खुले रहते हैं। पहले बाहर से अंदर आया तो ये जो मेम्ब्रेन का पोटेंशियल डिफरेंस है वो चेंज हुआ, फिर अंदर से बाहर गया तो फिर पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हुआ। तो इस सोडियम के एसएचएम करते रहने की वजह से ये जो मेम्ब्रेन होती है, इस पे कभी भी पोटेंशियल डिफरेंस स्टेबल नहीं रहता है। आप ध्यान से मेरी बात समझिए, ये जो मेम्ब्रेन है ना, इसमें जो ये वोल्टेज गेटेड चैनल है, ये किस किस फैक्टर पे डिपेंड करते हैं खुलने या बंद होने के लिए। ये डिपेंड करते हैं इस बात पे कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है मेम्ब्रेन के अक्रॉस, अगर वो एक लिमिट से ज्यादा चेंज होगा, यानी 30 मिली वोल्ट से ज्यादा, तो ये सारे खुल जाएंगे, नहीं तो एक भी नहीं खुलेगा। अब क्या होता है, इस मेम्ब्रेन पे पोटेंशियल डिफरेंस कभी स्टेबल रहता ही नहीं है। क्यों स्टेबल नहीं रहता, क्योंकि कभी सोडियम बाहर से अंदर जा रहा है, कभी अंदर से बाहर जा रहा है। तो सोडियम एसएचएम कर रहा है इस मेम्ब्रेन के अक्रॉस, कभी बाहर से अंदर, कभी अंदर से बाहर। तो सोडियम के एसएचएम करने की वजह से, अंदर बाहर होने की वजह से, सोडियम एक जगह, क्योंकि छेद खुले रहते हैं ना हमेशा, तो सोडियम अपने हायर से लोअर कॉन्सेंट्रेशन घूमता रहता है, तो इसकी वजह से सोडियम अंदर बाहर होता रहता है। तो इस मेम्ब्रेन के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कभी स्टेबल नहीं रहता है, जैसे कि नर्व में होता है, जिसकी वजह से
पोटेंशियल डिफरेंस बार बार चेंज होता रहता है और पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होने की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस पे निर्भर होने वाले ये वोल्टेज गेटेड चैनल भी अपने आप बार बार खुलते बंद होते रहते हैं। तो हिंदी में सुनो, फिर इंग्लिश में लिखा देता हूँ। क्योंकि सोडियम के लिए लीकी होती है ये मेम्ब्रेन, तो सोडियम इस मेम्ब्रेन के अक्रॉस लीक करता रहता है, जिसकी वजह से इस मेम्ब्रेन के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होता रहता है। और पोटेंशियल डिफरेंस के चेंज होने की वजह से वोल्टेज गेटेड चैनल जो पोटेंशियल डिफरेंस के चेंज होने की वजह से खुलते या बंद होते हैं, वो बार बार खुलते बंद होते रहते हैं। तो इसकी वजह से बार बार एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर एक्शन पोटेंशियल अपने आप बनती रहती है और ट्रैवल करती रहती है बिना किसी एक्सटर्नल स्टिमुलस के। इसको हम बोलते हैं प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ एक्साइटेशन। सो द मेम्ब्रेन ऑफ न्यूरोमस्कुलर पाथवे इज नेचुरली लीकी फॉर sodium ion. So sodium continues to leak all the time from its higher concentration to lower concentration. Therefore, the potential difference across the membrane of neuromuscular pathway is never stable and continues to change. Due to this, the voltage gated channels, VG channels, continue to open and close at a particular frequency, है ना, and this causes generation of action potential in the pathway या न्यूरोमस्कुलर कंडक्शन पाथवे, न्यूरोमस्कुलर पाथवे without any external stimulus. Continuously at that frequency. जितनी बार खुलेंगे बंद होंगे उसी फ्रीक्वेंसी पे अपने आप एक्शन पोटेंशियल बनती रहेगी और ऐसे नोड में बिना किसी एक्सटर्नल स्टिमुलस के अपने आप इंपल्स बनती रहती है और सारी जिंदगी बनती रहती है। ठीक है, बिना किसी एक्सटर्नल स्टिमुलस के अपने आप इंपल्स बनती रहती है और बार बार लगातार बनती रहती है। इसे कहते हैं प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ एक्साइटेशन। इसकी वजह से हार्ट में इंपल्स अपने आप बनती है। ठीक है, तो ये तो हमने बात करी न्यूरोमस्कुलर कंडक्शन पाथवेज की, सोडियम एसएचएम करना, है ना। अब बताओ ये जो छेद है या जो ये लीकीनेस है, ये सिर्फ ऐसे नोड में ही थोड़ी ना है। ऐसे नोड जिस फाइबर का बना है उसी का एवी नोड बना है, उसी का बंडल ऑफ फिश बना है। ठीक है, तो ये लीकीनेस तो सब जगह है। इसका मतलब इंपल्स खाली ऐसे नोड ही थोड़ी बना रहा है, इंपल्स तो एवी नोड भी बना रहा है, इंटरनोडल फाइबर भी बना रहा है, बंडल ऑफ फिश भी बना रहा है और पर्किंजे फाइबर्स भी बना रहे हैं। इंपल्स तो ये सभी बना रहे हैं भैया। फिर अगर इंपल्स ये सभी बना रहे हैं तो ऐसे नोड को ही पेसमेकर क्यों कहते हैं, सवाल ये पैदा होता है। तो होता क्या है भाई कि इंपल्स तो सभी बनाते हैं, लेकिन इंपल्स बनाने की जो फ्रीक्वेंसी वो सबसे ज्यादा ऐसे नोड की होती है। ऐसे नोड ना 1 मिनट में 72 बार इंपल्स बनाता है। एवी नोड मुश्किल से 40 बार बनाता है, बंडल ऑफ फिश मुश्किल से 36 बार और पर्किंजे फाइबर मुश्किल से 20 बार। तो आप कहेंगे इससे क्या होगा, ये ज्यादा क्यों बनाता है ऐसे नोड। पता है ऐसे नोड ज्यादा क्यों बनाता है, क्योंकि ऐसे नोड के अंदर, ऐसे नोड की मेम्ब्रेन में छेद ज्यादा होंगे या छेद थोड़े ज्यादा बड़े बड़े होंगे, जिसकी वजह से सोडियम जल्दी जल्दी अंदर बाहर हो लेता है। कितनी देर में अंदर जाके बाहर आ जाता है सोडियम ऐसे नोड में, बताओ कितनी देर में बाहर आ जाता है। 0.8 सेकंड्स में एक बार अंदर जाके बाहर आ जाता है सोडियम। यानी 1 मिनट में कितनी बार अंदर बाहर हो जाता है सोडियम ऐसे नोड की मेम्ब्रेन पे, 72 बार। लेकिन भैया एवी नोड की मेम्ब्रेन में ये छेद थोड़े छोटे हैं, तो सोडियम को अंदर जाके बाहर आने में ज्यादा टाइम लगता है। समझ रहे हैं, 1 सेकंड से भी ज्यादा। तो उसके इंपल्स बनाने की फ्रीक्वेंसी कम है। बंडल ऑफ फिश और पर्किंजे फाइबर में सोडियम और धीरे धीरे अंदर बाहर होता है क्योंकि छेद और कम है। तो ऐसे नोड में छेद बड़े बड़े हैं और सबसे ज्यादा है मेम्ब्रेन में, इसलिए इसकी इंपल्स बनाने की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। अब आप कहेंगे इंपल्स बनाने की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, उससे क्या होता है, मैं समझाता हूं उससे क्या होता है। इमेजिन करो कि मेरे यहाँ पे एक करंट कैरिंग कंडक्टर है मेरे पास, इसके इस दूसरे एंड पे यहाँ पे मैंने एक बल्ब लगा रखा है। मैं यहाँ खड़ा हूं, मैं कहीं से एक बिजली का तार लाया और मैंने इस कंडक्टर में टच किया, करंट है ना, टच किया और हटा लिया, यहां पर बल्ब जला और बुझ गया। अगर मैं 1 मिनट में 20 टाइम्स टच कर रहा हूं ऐसे ऐसे, तो यहां पे बल्ब कितनी बार जलेगा बुझेगा 1 मिनट में, 20 बार। कहीं से एक लड़का जो यहाँ बीच में खड़ा था वो भी एक करंट कैरिंग कंडक्टर लेके आ गया और वो भी इसी तार में टच करने लगा और वो 1 मिनट में 30 बार टच कर रहा है। मैं 1 मिनट में 20 बार टच कर रहा हूं, वो उसी 1 मिनट में 30 बार टच कर रहा है। तो यहां उसी 1 मिनट में इन द सेम 1 मिनट बल्ब कितनी बार जलेगा बुझेगा, 20, 30, 50 या 600। आंसर है 30, क्योंकि दोनों चीजें सेम टाइम पीरियड में हो रही हैं तो दोनों की फ्रीक्वेंसी ऐड नहीं होगी। जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी वो गवर्न करेगा कि इवेंट कितनी बार हो। समझ में आ रही है बात। तो अब ये बन गया पेसमेकर, इसके हिसाब से बल्ब जलेगा बुझेगा। और सिंपल एग्जांपल देता हूं, मेरी कार खराब हो गई, मैंने 4 लड़कों को बोला धक्का लगाओ।
अब 3 लड़के तो है ना बड़े बेमन से 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे धक्का लगा रहे हैं। इस सर ने कहा है तो धक्का लगाना पड़ेगा। एक गुरु भक्त ऐसा है जो अरे सर ने बोला तो मैं धक्का लगाऊंगा, वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से धक्का लगा रहा है, तो मेरी कार कितनी स्पीड से आगे बढ़ेगी ये बता दो आप। 10। जिसकी स्पीड ज्यादा होगी वो डिसाइड करेगा ना कि इवेंट कितनी बार होगा, है ना। तो भैया इंपल्स तो सभी बना रहे हैं, लेकिन इंपल्स बनाने की फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट किसकी है बोलो, ऐसे नोड की। तो ऐसे नोड से डिपोलराइजेशन रिपोलराइजेशन डिपोलराइजेशन रिपोलराइजेशन होता रहता है ना। तो ऐसे नोड को ही पेसमेकर भाई साहब क्यों कहते हैं, ऐसे नोड को ही पेसमेकर इसलिए कहते हैं, लास्ट लाइन पढ़िए, व्हाई इज द ऐसे नोड कॉल्ड एज द पेसमेकर, क्योंकि ऑल्दो impulse is produced by the entire neuromuscular conduction pathway, frequency of impulse generation is maximum in the case of SA node, hence it guides the rhythm and it is known as the pacemaker of the heart। समझ में आई बात, ठीक है। तो इसलिए इसको पेसमेकर कहते हैं। इससे आपको एक बात और समझ में आई, और वो ये कि अगर हमारा ऐसे नोड खराब हो जाए तो क्या हमारा हार्ट बीट करना बंद कर देगा, नहीं। अब एबी नोड कैप्टन बन जाएगा भाइयों, और हार्ट हार्ट अभी भी बीट करेगा, कितनी बार, 40 पर मिनट, लेकिन आदमी मर जाएगा। आप कहोगे क्यों, क्योंकि ऐसा है ना, ऐसे नोड एक तरफ था तो इंपल्स पहले ऐसे नोड से एबी नोड तक आती थी, तो पहले एट्रिया में डिपोलराइजेशन होता था जिसकी वजह से एट्रिया सिस्टोल करती थी, फिर एबी नोड में 1/10 ऑफ ए सेकंड का डिले होता था, फिर इंपल्स पहुंचती थी नीचे, और फिर दोनों वेंट्रिकल डिपोलराइज होती थी, फिर वेंट्रिकल में सिस्टोल होता था। तो एट्रिया और वेंट्रिकल एक साथ सिस्टोल नहीं करती थी, इसलिए ब्लड एट्रिया से वेंट्रिकल में आ जाता था और वेंट्रिकल से बाहर निकल जाता था। लेकिन अगर ऐसे नोड फेल हो गया तो एबी नोड कैप्टन बन गया, तो एबी नोड तो बीच में है ना भाई, तो इधर और इधर एक साथ इंपल्स जाएगी, तो अब एट्रिया और वेंट्रिकल एक साथ सिस्टोल करेंगे बिना रिदम के, तो दोनों एक साथ सिस्टोल करेंगे तो एट्रिया से वेंट्रिकल में ब्लड जाएगा ही नहीं, तो वेंट्रिकल से बाहर कैसे निकलेगा आप बताओ, तो आदमी मर जाएगा ना। तो आर्टिफिशियल पेसमेकर तो लगाना ही पड़ेगा। कहाँ लगाना पड़ेगा, जहां उसका नेचुरल पेसमेकर था, यानी ऐसे नोड की जगह। अच्छा, एबी नोड को हम पेसमेकर तो नहीं कहते, ऐसे नोड को पेसमेकर कहते हैं, लेकिन एबी नोड को हम पेस सेटर कह देते हैं कई बार। हार्ट कितनी बार बीट करेगा वो कौन डिसाइड करता है बोलो, ऐसे नोड, चाहे एट्रिया हो चाहे वेंट्रिकल हो, कितनी बार बीट करेंगे कौन डिसाइड करता है, ऐसे नोड। पर कैसे बीट करेगा ये कौन डिसाइड करता है, एबी नोड। क्यों, क्योंकि एबी नोड इंपल्स को डिले कर देता है, जिसकी वजह से पहले एट्रिया अपना सिस्टोल पूरा करते हैं और फिर वेंट्रिकल अपना सिस्टोल करते हैं। कितनी बार बीट करेगा वो पेस मेकर डिसाइड करता है, यानी कि ऐसे नोड। कैसे बीट करेगा वो पेस सेटर डिसाइड करता है, यानी कि एबी नोड। ये बात समझ में आ रही है कि पहले एट्रिया और बाद में वेंट्रिकल। तो पेस मेकर तो ऐसे नोड ही है। चलिए आगे बात करते हैं। आप तो पेस मेकर ही याद करके जाना है, ऐसे नोड। तो भाई ये हो गया हमारा कंडक्शन पाथवे के बारे में बात। तो हमने देखा कि कैसे इंपल्स कंडक्ट होती है और कैसे आगे बढ़ती है, और किस तरह से ये सारी चीजें यहाँ पर होती हैं, है ना। तो पेस मेकर के बारे में बात चल रही थी, और आर्टिफिशियल पेस मेकर के बारे में बात चल रही थी, तो ये भी बता देता हूँ चलो। अब किसी का ऐसे नोड खराब हो गया है तो आर्टिफिशियल पेस मेकर तो लगाना ही पड़ेगा ना भाई। तो आर्टिफिशियल पेस मेकर क्या होते हैं और वो कैसे काम करते हैं। अब जैसे है ना, अगर किसी आदमी का हार्ट हो सकता है इमरजेंसी में पेस मेकर लगाया गया हो क्योंकि टेम्परेरी काम नहीं कर रहा है, या ये भी हो सकता है परमानेंटली खराब हो गया हो, है ना। तो पेस मेकर भी दो तरह के होते हैं, टेम्परेरी और परमानेंट। अभी क्या होता है, जो टेम्परेरी पेस मेकर है वो एक्सटर्नल है, परमानेंट वाले इंटरनल है। दोनों में क्या फर्क है, क्या होता है कि जब किसी को इमरजेंसी में हार्ट को पेस करना होता है ना तो टेम्परेरी पेसमेकर लगाते हैं। अब टेम्परेरी पेसमेकर में क्या होता है कि जो हमारा पल्स जनरेटर होता है, इतना बड़ा होता है एक पल्स जनरेटर, जितना बड़ा आप देखिए ये इतना बड़ा, इसको ना ऐसे बांध देते हैं आर्म के साथ। तो पल्स जनरेटर है, इसमें इंपल्स बनेगी, इसको हमने आर्म के साथ यहाँ बांध दिया है, और इसमें एक रेगुलेटर है जो इंपल्स बनाने की फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करता है, कितनी बार बननी है इंपल्स। इसमें एक इलेक्ट्रोड भी है, उस इलेक्ट्रोड को हम ऐसे नोड तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। कैसे, पट्टी से यहाँ बांध दिया पल्स जनरेटर, और इसमें जो वायर निकल रहा है ना ऊपर इलेक्ट्रोड, इस वायर को फिर यहाँ से, ये हमारी सबक्लेवियन वेन होती है, यहाँ से वायर का कैमरा होता है उसमें, उसकी मदद से अंदर घुसाते हुए राइट एट्रियम में पहुंचाएंगे बिना आवाज के थ्रू, और राइट एट्रियम से वहां ले जाके टच करा देंगे जहां अंदर ऐसे नोड है। ऐसे नोड के अंदर तो घुसा नहीं सकते, बाहर टच करा देंगे यहाँ से अंदर यहाँ, और फिर वहां से इंपल्स ऐसे नोड में पहुंच जाएगी और उसके हिसाब से हार्ट बीट करने लगेगा, ठीक है। लेकिन ये जो एक्सटर्नल पेसमेकर होता है ये तो इमरजेंसी में लगाते हैं, अगर परमानेंटली खराब हो गया इसका हार्ट तो फिर परमानेंट पेसमेकर लगता है। परमानेंट पेसमेकर जो होता है इंटरनल, उसमें पल्स जनरेटर बहुत छोटा होता है, मतलब एक 5 रुपए के सिक्के जितना छोटा होता है, और उसको स्किन के नीचे चीरा लगा के, क्लेविकल बोन है ना, या इसके नीचे उसे सबक्यूटेनियसली इंप्लांट कर देते हैं। इट इज इम्प्लांटेड सबक्यूटेनियसली, ऐसे चीरा लगा के सबक्यूटेनियसली इंप्लांट कर देते हैं, और फिर वहीं से
इलेक्ट्रोड ऐसे नोड तक पहुंचा देते हैं, मतलब एट्रिया तक पहुंचा देते हैं, एट्रिया की वॉल तक। वहां से यहाँ पे कहीं लग गया, ये बाहर देखो यहाँ, है ना, और यहाँ से इम्पल्स यहाँ पहुंच जाती है और उससे हार्ट बीट करने लगता है। तो ये जो पल्स जनरेटर होता है ना, इसमें हम लोग सॉलिड स्टेट लिथियम सेल यूज करते हैं, और एक एक सेल जो है ना वो 10-10 साल चलता है, सेल बदलने की नौबत नहीं आती। 10 साल तो जिसके पेसमेकर लगा है वो जिंदा रह जाएगा, यही बड़ी बात है। तो ऐसा नहीं होता कि अंदर जो लगा हुआ है इसको रोज चार्ज करना पड़ता है, इसके साथ एक चार्जर भी मिलता है, बैटरी डाउन होने लगे तो चार्ज कर लो। किसी दिन अगर आज तो घर में लाइट ही नहीं आ रही, आज मैं मर जाऊंगा, ऐसा नहीं होता, है ना। तो ये 10-10 साल चलता है। तो ये होता है परमानेंट पेसमेकर। अच्छा, ये जो एक्सटर्नल पेसमेकर है ना, इसको कितनी बार 1 मिनट में इम्पल्स बनाना है, इसको रेगुलेटर को घुमा के हम इसकी फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट कर सकते हैं, उतनी बार हार्ट बीट करेगा। लेकिन इसमें ना ऐसे नहीं होता लिखा हुआ 0 के बाद 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, ऐसे नहीं लिखा होता इसमें। इसमें ऐसे लिखा होता है 0 के बाद 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110। अगर आप में डॉक्टर एटीट्यूड है तो आप मुझे ये बता सकते हो क्या कि 0 के बाद 10, 20, 30 क्यों नहीं है, डायरेक्ट 50 क्यों है? अगर आप इसका सवाल का सही जवाब दे सकते हैं तो यू डिजर्व टू बी ए डॉक्टर, क्योंकि आप स्मार्ट हो, आपको बातें समझ में आ रही है। इसलिए यहाँ 50 से स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि अगर इस एक्सटर्नल पेसमेकर को वाकई पेसमेकर बनना है तो इसको एवी नोड को हराना पड़ेगा, जो 40 पर मिनट इम्पल्स बना रहा है। तो इसलिए 450 से नीचे रखने का तो कोई मतलब ही नहीं है इसको। ये पेसमेकर तभी बनेगा ना जब ये एवी नोड को हरा दे। एवी नोड से तो ऊपर ही रखनी पड़ेगी ना इसकी फ्रीक्वेंसी, समझ में आ रही है ना। चलिए, तो इस तरह से होते हैं। अब आप कहोगे सर एक्सटर्नल पेसमेकर का तो आप इम्पल्स बनाने की फ्रीक्वेंसी को कम ज़्यादा कर सकते हैं, पर जो इंटरनल पेसमेकर है जो अंदर लग गया, अगर इसके इम्पल्स बनाने की फ्रीक्वेंसी को कम ज़्यादा करना है तो कैसे करोगे भैया? तो बाहर से ऐसी रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स भेजते हैं जो इसके इम्पल्स बनाने की फ्रीक्वेंसी के साथ इंटरफेरेंस कॉज करती है, और उसकी वजह से इसके इम्पल्स बनाने की फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है। तभी तो जिन लोगों के आर्टिफिशियल पेसमेकर लगा होता है उन्हें ऐसी चीज़ों के पास जाने की मनाही होती है जो बहुत स्ट्रॉन्ग रेडियो फ्रीक्वेंसी पल्स जनरेट करती है, जैसे मोबाइल फ़ोन, माइक्रोवेव, कॉर्डलेस, एमआरआई मशीन। आपने देखा नहीं कभी मोबाइल फ़ोन अगर म्यूजिक सिस्टम के पास रखा हुआ हो तो फ़ोन की घंटी बाद में बजेगी, पहले खर 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 होने लगता है इंटरफेरेंस। तो ऐसे ही क्लास में सब लोग बैठे, किसी बेचारे के पेसमेकर लगा है, पीछे वाला जो है वो टेक्सटिंग कर रहा है अपने फ़ोन पे, उसके फ़ोन की घंटी बाद में बजेगी, पहले इसको पता लग जाएगा अरे किसी का फ़ोन आने वाला है यहाँ। तो ये यहाँ पे पल्स जनरेटर, तो ये 2 तरह के होते हैं। तो ये हमने पढ़ा आर्टिफिशियल पेसमेकर के बारे में, ठीक है। तो हमने पेसमेकर्स के बारे में तो पढ़ लिया है। अगली चीज़ जो हम इसके बाद पढ़ेंगे वो है रेगुलेशन ऑफ हार्ट रेट, या मतलब कंट्रोल कैसे होता है हार्ट रेट का, पहले वो देखेंगे हम। हार्ट बीट कैसे चलती है, क्या चलती है। तो मैं रेफरेंस के लिए यहाँ पे कुछ और स्क्रीनशॉट्स अपलोड कर रहा हूँ, इन्हीं को हम पढ़ेंगे। चलिए पढ़ते हैं। वर्किंग ऑफ हार्ट या हार्ट बीट। मैंने आपको एक बात बताई थी कि जितना बड़ा जानवर होगा उतना बड़ा उसका हार्ट होगा, है ना। लेकिन हार्ट रेट इसका उल्टा चलती है, उस पर भी हम आएंगे। पहले हम यहाँ पे, ये तो मैंने पढ़ा दिया आपको, कुछ और चीज़ों के बारे में जान लेते हैं। देखो 2 तरह का हार्ट होता है, एक है न्यूरोजेनिक और एक है मायोजेनिक। क्या फ़र्क है दोनों में ये भी देख लेते हैं। जो लोअर एनिमल्स होते हैं इनमें न्यूरोजेनिक हार्ट है, और हायर एनिमल्स के अंदर मायोजेनिक हार्ट। अब सपोज ये किसी इन्वर्टिब्रेट का हार्ट है, लोअर एनिमल में जैसे इन्वर्टिब्रेट आते हैं, हायर एनिमल में आते हैं वर्टिब्रेट। तो इवोल्यूशन के सीक्वेंस में पहले कौन आए? पहले आए इन्वर्टिब्रेट्स। अब ये किसी इन्वर्टिब्रेट का हार्ट है, तो बाहर कहीं किसी गैंग्लियन में इम्पल्स बनती है और एक नर्व के थ्रू वो हार्ट तक आती है। इसकी वजह से हार्ट की मसल डिपोलराइज होती है और हार्ट में सिस्टोल या डायस्टोल होता है। ऐसे हार्ट को हम कहते हैं न्यूरोजेनिक हार्ट। पहले क्या था ना कि ब्रेन ही, सेंट्रल नर्वस सिस्टम ही सारे काम करता था, तो वही हार्ट के लिए इम्पल्स भी भेजा करता था। लेकिन बाद में क्या हुआ, जब सिस्टम कॉम्प्लेक्स हो गया, वर्टिब्रेट्स आए, तो ब्रेन को और भी बहुत सारे काम करने हैं। अब ब्रेन सारा टाइम हार्ट के लिए इम्पल्स ही थोड़ी बनाता रहेगा। तो ऐसे में क्या हुआ, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। ब्रेन ने अपने लोअर सेंटर्स को ऑटोनोमिसिटी दी कि मैं इंटरफेयर नहीं करूँगा, तुम अपना काम खुद करो, लेकिन जब मैं इंटरफेयर करूँगा तो मेरे हिसाब से होगा, है ना। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर समझते हो, डेवलपमेंट की निशानी है। तो ऑटोनोमिसिटी मिली हार्ट को, नहीं समझते? फिजिक्स पढ़ी नहीं पढ़ी? जैसे अंडर डेवलप्ड कंट्रीज होते हैं ना, जैसे अफ्रीकन कंट्री है, तो वहाँ पे सेंटर हैज़ ऑल द पावर्स, स्टेट के पास कोई पावर ही नहीं, डिक्टेटरशिप। डेवलपिंग कंट्री जैसे इंडिया,
डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो रहा है सिस्टम की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए। प्राइम मिनिस्टर सेंटर के पास पावर है, लेकिन कुछ पावर स्टेट के पास भी होती है। प्राइम मिनिस्टर के अलावा चीफ मिनिस्टर भी होता है ना, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। और एक होता है डेवलप्ड कंट्री लाइक अमेरिका, स्टेट्स आर मोर पावरफुल देन सेंटर, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। मतलब हर कुछ स्टेट्स का तो अपना कॉन्स्टिट्यूशन ही थोड़ा सा अलग है, यहाँ का रूल्स ही अलग है। तो स्टेट्स आर मोर पावरफुल देन द सेंटर, मतलब डिसेंट्रलाइजेशन हो रहा है ना पावर का। तो हम लोग डेवलपमेंट की निशानी में चल रहे हैं अभी, एवोल्यूशन जो हमारे अंदर इतना हुआ है कि हालांकि प्राइम मिनिस्टर मेन है ब्रेन, लेकिन चीफ मिनिस्टर भी हो गए छोटे मोटे। तो इसी ऑटोनॉमिसिटी के क्रम में हार्ट को भी ऑटोनॉमिसिटी मिली कि तुम अपनी इंपल्स खुद बनाओ। ब्रेन ने कहा मैं इंटरफेयर नहीं करूंगा, लेकिन जब मैं करूंगा तो मेरे हिसाब से होगा। तो हार्ट के अंदर एक एक्साइटेटरी टिश्यू डेवलप हुई, जहाँ पे हार्ट में साइनस विनोसस था, जो वीना कावा से ब्लड कलेक्ट करता था लोअर एनिमल में, उसी से साइनोऑरिकुलर नोड डेवलप हुआ। और इसमें डेवलप हुई प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ एक्साइटेशन, जिसकी वजह से एक पूरा न्यूरोमस्कुलर कंडक्शन पाथवे बना, जिसमें अपने आप इंपल्स बनती थी, और ना सिर्फ बनती थी बल्कि आगे की तरफ ट्रैवल भी करती थी, और हार्ट अपने आप बीट करता था। तब आप मुझे बताओ, यहाँ पे इंपल्स एक नर्व में बन रही है, इसलिए ये हार्ट कौन सा हार्ट है? न्यूरोजेनिक हार्ट, क्योंकि इंपल्स किस में बन रही है बताओ? नर्व में, इसलिए इसे हम कहते हैं न्यूरोजेनिक हार्ट। अब यहाँ इंपल्स ऐसे नोड में बन रही है, बताओ ऐसे नोड नर्व है या मसल है? ऐसे नोड है नर्व जैसा मसल फाइबर, है तो मसल ना, भले ही नर्व जैसा है पर है मसल फाइबर। तो इसलिए इस हार्ट को हमने क्या कहा? ऐसे नोड में इंपल्स बन रही है, ऐसे नोड मसल फाइबर है, इसको हमने कहा मायोजेनिक हार्ट। ठीक है, तो न्यूरोजेनिक हार्ट और मायोजेनिक हार्ट। ठीक है, तो ये हो गया एक कंपैरिजन। एक न्यूरोजेनिक हार्ट की अगर आप सभी एक्सटर्नल नर्व सप्लाई काट दो तो वो बीट करना बंद कर देगा, क्योंकि उसके बाहर से इंपल्स आती है तभी तो बीट करता है। लेकिन एक मायोजेनिक हार्ट की अगर आप सारी एक्सटर्नल नर्व सप्लाई काट दो तो भी वो काफी समय तक बीट करता रहेगा। क्यों? क्योंकि उसके तो इंपल्स अंदर ही बन रही है। ये बात समझ में आ रही भाई? तो ये एक न्यूरोजेनिक और मायोजेनिक हार्ट का फर्क है, ये यहाँ मॉड्यूल में दिया हुआ है, मैंने आपको पढ़ा दिया है। यहाँ पे नर्वस सिस्टम से, यहाँ पे मस्कुलर सिस्टम से, यहाँ मसल फाइबर है या नर्व फाइबर है। तो ये मैंने आपको यहाँ पे दोनों के बीच में डिफरेंसेस बता दिए। तो न्यूरोजेनिक हार्ट क्या होता है ये मैंने बता दिया है, मायोजेनिक हार्ट क्या होता है ये भी बता दिया है। हायर एनिमल्स का हार्ट ऑब्वियसली वर्टिब्रेट्स का हार्ट मायोजेनिक होता है, और इनवर्टिब्रेट्स का न्यूरोजेनिक। दूसरी बात, मैंने आपसे कहा था ना कि साइज के डायरेक्टली, बॉडी की साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हार्ट का साइज होता है, लेकिन हार्ट रेट जो होती है, हार्ट बीट कितनी बार करेगा एक मिनट में, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज होती है। यानी जितना छोटा जानवर होगा उसमें उतनी ज्यादा हार्ट रेट होगी। लेकिन दोस्तों ये रूल सिर्फ वार्म ब्लडेड एनिमल पर ही लागू होता है, कोल्ड ब्लडेड एनिमल पे नहीं। अब वार्म ब्लडेड एनिमल कौन से हैं बताइए? वार्म ब्लडेड एनिमल्स में आते हैं एवीज और मैमल्स। तो इनमें क्या होता है, हार्ट रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉडी साइज, यानी जितना छोटा जानवर होगा उतनी ज्यादा हार्ट रेट होगी। हार्ट रेट जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बॉडी साइज के, यानी जितना छोटा जानवर उतनी ज्यादा हार्ट रेट। आप कहेंगे ऐसा क्यों होता है? जैसे मैं आपसे पूछूं हाथी, घोड़ा, चूहा और ब्लू व्हेल, तो सबसे ज्यादा हार्ट रेट किसकी होगी? चूहे की। सबसे कम किसकी होगी? ब्लू व्हेल की, है ना। उसके बाद एलिफेंट की। तो हार्ट, अगर हम टेरेस्टेरियल एनिमल यानी जमीन पर रहने वाले जानवरों की बात करें तो छोटा मैमल जो होगा उसकी ज्यादा होगी, हाथी की कम। हाथी की सबसे कम होती है जमीन पर रहने वाले जानवरों में हार्ट रेट। सबसे ज्यादा ना एक बर्ड की होती है, बहुत छोटी सी बर्ड होती है कैनरी, 1000 से भी ज्यादा पर मिनट। तो बॉडी साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है हार्ट रेट। ठीक है, ऐसा क्यों होता है पता है? क्योंकि वार्म ब्लडेड एनिमल्स में हीट गेन इज इक्वल टू हीट लॉस, सो दैट द अमाउंट ऑफ हीट इनसाइड द बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट। हीट गेन जो है वो हीट लॉस के इक्वल होती है, ताकि अमाउंट ऑफ हीट इनसाइड द बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट। अब फ्रॉग तो बहुत छोटा है, अब फ्रॉग की हार्ट रेट ह्यूमन से ज्यादा होनी चाहिए कि नहीं होती? फ्रॉग की 64 ही होती है, जबकि ह्यूमन की होती है 72। बताओ क्यों? क्योंकि फ्रॉग वार्म ब्लडेड है ही नहीं, वो कोल्ड ब्लडेड है। तो जो रूल मैं कह रहा हूँ वो किस पे लागू होता है भाई? वार्म ब्लडेड एनिमल्स पे। कल को आप कहोगे कॉकरोच की तो और ज्यादा होनी चाहिए, है ना, वो नहीं होगी। साइज मतलब वार्म ब्लडेड एनिमल्स के बारे में ही बात हो रही है। तो हार्ट रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉडी साइज वार्म ब्लडेड एनिमल्स में। तो क्योंकि वार्म ब्लडेड एनिमल्स में हीट गेन शुड बी इक्वल टू हीट लॉस, तभी तो अमाउंट ऑफ हीट इनसाइड द बॉडी विल रिमेन कांस्टेंट। तो वार्म ब्लडेड एनिमल्स में हीट गेन हमेशा हीट लॉस के बराबर होती है, ताकि बॉडी की हीट कांस्टेंट रहे और बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहे। अच्छा, जो हीट लॉस होता है ना, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बॉडी सरफेस एरिया, ये भी आपको पता है। जिसका बॉडी सरफेस एरिया ज्यादा होगा उसमें हीट लॉस ज्यादा होगा। हीट लॉस बॉडी सरफेस एरिया से तो होती है। तीसरी बात, हीट गेन जो होता है, हम कितना हीट गेन करेंगे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारे बेसल मेटाबॉलिक रेट या बीएमआर के। हीट गेन कह लो या हीट प्रोड्यूस्ड कह लो,
जितना बीएमआर ज्यादा होता है ना, बेसल मेटाबॉलिक रेट या बीएमआर, उतना हम ज्यादा हीट प्रोड्यूस करते हैं। बेसल मेटाबॉलिक रेट या बीएमआर क्या होता है? हमारी बॉडी में जो भी रिएक्शंस हो रहे हैं, फिजियोकेमिकल रिएक्शंस, उनकी रेट। और जो बेसल मेटाबॉलिक रेट या बीएमआर होता है, बेसल मेटाबॉलिक रेट या बीएमआर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉडी के साइज के। यानी छोटे जानवर का बीएमआर बड़े जानवर से ज्यादा होता है। यानी अगर मैं कहूं बीएमआर ऑफ रैट, तो वो ज्यादा होगा किससे? बीएमआर ऑफ एलिफेंट से। तो छोटे जानवर का बीएमआर क्यों ज्यादा होता है? और अगर बेसल मेटाबॉलिक रेट या बीएमआर ही हार्ट रेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो अगर किसी जानवर की बीएमआर ज्यादा है तो उसकी हार्ट रेट भी ज्यादा होगी। हार्ट रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बेसल मेटाबॉलिक रेट या बीएमआर। छोटे जानवर का बीएमआर बड़े जानवर से ज्यादा होता है। तो यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि आखिर क्यों छोटे जानवर का जो बीएमआर है वो बड़े जानवर से ज्यादा होता है, यानी रैट का बीएमआर एलिफेंट से क्यों ज्यादा है। ठीक है, तो अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि छोटे जानवर का बीएमआर बड़े जानवर से ज्यादा क्यों होता है। तो इसको समझने के लिए हम एक कंपैरिजन लेते हैं रैट और एलिफेंट का। अगर हम एक रैट को एक एलिफेंट से कंपेयर करें, तो रैट और एलिफेंट की हम दो चीजें कंपेयर करेंगे। एक होगा उनका बॉडी का सरफेस एरिया, और दूसरी चीज होगी बॉडी की वॉल्यूम। तो दोस्तों जब हम रैट से एलिफेंट की तरफ चलते हैं, तो बताओ किसका बॉडी सरफेस एरिया ज्यादा है, रैट का या एलिफेंट का? अगर आपको लगता है रैट का ज्यादा है तो ए लगाएं, और आपको लगता है एलिफेंट का बॉडी सरफेस एरिया ज्यादा है तो बी लगाएं। किसका बॉडी सरफेस एरिया ज्यादा है, रैट का या एलिफेंट का? पोल में बताएं फटाफट। अरे बाप रे, 18% बच्चे, 20% बच्चे मेरी क्लास में दूसरे ग्रह से आए हैं। मैंने सुना था कि एजी सर की क्लास में दूसरे ग्रह से भी बच्चे आते हैं, दूसरे प्लेनेट से भी आते हैं। इंडिया से ही नहीं, दूसरे कंट्री से ही नहीं, दूसरे कॉन्टिनेंट से ही नहीं, दूसरे प्लेनेट से भी आते हैं। बाकी लोगों की क्लास में तो यहीं के बच्चे आते हैं, मेरी क्लास में दूसरे देश से नहीं, दूसरे दूसरे प्लेनेट से भी आते हैं। आज देख भी लिया। देखो भैया, 20% लोग जो दूसरे ग्रह से आए हैं, मैं इनको बता दूं कि पृथ्वी पे जो चूहा होता है ना, वो इतना सा होता है, मतलब अब हाथ में पकड़ लो इतना छोटा होता है चूहा, रैट। और एलिफेंट इतना बड़ा होता है कि वो इस कमरे में भी खड़ा नहीं हो सकता। अगर आपको ये बात नहीं पता थी तो आज पता चल गई। रैट और एलिफेंट की जब हम बात करते हैं तो रैट छोटा होता है और एलिफेंट बड़ा होता है। ठीक है, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नोट कर लो। इतना हार्ड क्वेश्चन नीट में तो नहीं आएगा कि रैट और एलिफेंट में कौन बड़ा होता है, पर आपको पता होना चाहिए कि एलिफेंट बहुत बड़ा होता है। तो जब हम रैट से एलिफेंट की तरफ चलते हैं भैया, तो बॉडी सर्फेस एरिया इंक्रीज होगा कि नहीं होगा? क्योंकि एलिफेंट का बॉडी सर्फेस एरिया ज्यादा है, रैट का इतना थोड़ी ना है। तो जब हम रैट से एलिफेंट की तरफ चलते हैं तो बॉडी सर्फेस एरिया इंक्रीज होता है। रैट का बॉडी सर्फेस एरिया सपोज 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो एलिफेंट का जो बॉडी सर्फेस एरिया है वो 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर है। सपोज सपोज ऐसे समझाने के लिए ले रहा हूँ, इससे भी ज्यादा है वैसे तो, मैं समझाने के लिए। अब आ जाओ बॉडी वॉल्यूम। मुझे जल्दी से बताओ, रैट और एलिफेंट में किसकी बॉडी का वॉल्यूम ज्यादा है? रैट और एलिफेंट में किसकी बॉडी का वॉल्यूम ज्यादा है? ये कौन गधे आ गए मेरी क्लास में? 10% लोग अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं, क्या हो गया इन लोगों को? अरे इमोशंस मत लगाओ, दिमाग लगाओ मूर्खों। इमोशन से सिलेक्शन नहीं होता है, दिमाग से होता है। ऐसा है भैया, हाथी बहुत बड़ा है, चूहा छोटा सा है। तो अगर हम बॉडी वॉल्यूम के बारे में बात करें तो ऑब्वियसली जब हम रैट से एलिफेंट की तरफ चलते हैं तो किसकी बॉडी वॉल्यूम ज्यादा है? ऑब्वियसली एलिफेंट की। तो एलिफेंट का जो बॉडी वॉल्यूम है वो रैट से ज्यादा है। ठीक है, तो जब हम रैट से एलिफेंट की तरफ चलते हैं तो बॉडी सरफेस एरिया ही नहीं इंक्रीज होता, बॉडी का वॉल्यूम भी इंक्रीज होता है, दोनों चीजें इंक्रीज हो रही है। ठीक है, अब आप देख के बता दो मुझे कि ज्यादा क्या इंक्रीज हो रहा है, बॉडी सरफेस एरिया या बॉडी वॉल्यूम? बॉडी वॉल्यूम समझ लो, रैट का अगर है 10 सेंटीमीटर क्यूब, तो एलिफेंट का है 1 लाख सेंटीमीटर क्यूब। तो आप देख सकते हैं बॉडी सरफेस एरिया और बॉडी वॉल्यूम दोनों इंक्रीज हो रहे हैं, लेकिन बॉडी वॉल्यूम जो है वो बॉडी सरफेस एरिया के कंपैरिजन में ज्यादा इंक्रीज होता है। यहां तक बात समझ में आई? तो अगर हम एक रेशो निकालें किसी भी जानवर का
बॉडी सरफेस एरिया अपॉन उसी जानवर का बॉडी वॉल्यूम, बॉडी सरफेस एरिया अपॉन बॉडी वॉल्यूम। अगर दोस्तों हम इसकी रेशियो निकालें तो मेरे को बताओ ये रेशियो किसमें ज्यादा आएगी, रैट में या एलिफेंट में? बॉडी सरफेस एरिया अपॉन बॉडी वॉल्यूम की अगर एक रेशियो निकाली जाए तो ये रेशियो किसी भी जानवर की बॉडी सरफेस एरिया अपॉन बॉडी वॉल्यूम की रेशियो निकाली जाए तो ये रेशियो किसमें ज्यादा आएगी? अरे गधों, वो 18% गधों, यहाँ लिखा हुआ है ना 10 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन 10 सेंटीमीटर क्यूब, कितना आया? 1। या 10,000 अपॉन 1 लाख, ये तो 0.01 हुआ ना। ये क्या कर रहे हो यार, समझ में आ रही है बात? तो ये जो रेशो है ना बॉडी सरफेस एरिया अपॉन बॉडी वॉल्यूम, भैया ये रेशो रैट में ज्यादा आने वाली है। समझे नहीं समझे? क्या आप लोगों के प्लेनेट पे कोई कह रहा है मैथ्स नहीं होती? ऐसा हो नहीं सकता, मैथमेटिक्स ही तो यूनिवर्सल लैंग्वेज है। हम एलियन से कम्युनिकेट करेंगे तो इंग्लिश, हिंदी या पंजाबी में थोड़ी करेंगे। मैथमेटिक्स ही तो एक ऐसी लैंग्वेज है जो यूनिवर्सल है, जिससे हम बात कर सकते हैं। भोजपुरी में करेंगे, भोजपुरी में। तुम्हारे गोला पे क्या हो रहा है? तो जैसा मैं कह रहा था कि ये रेशो ना रैट में ज्यादा आती है एलिफेंट से। समझ गए? अच्छा, ये तो आपको पता ही है कि हीट लॉस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बॉडी सरफेस एरिया, है ना? अब मुझे बताओ रैट और एलिफेंट में किसका किसका बॉडी सरफेस एरिया ज्यादा है? एलिफेंट का है ना। तो हीट लॉस भी एलिफेंट में ज्यादा होगा, लेकिन रिलेटिव हीट लॉस क्या होता है मैं इसको समझाता हूँ। रिलेटिव हीट लॉस, तो हीट लॉस जिसमें ज्यादा होगा तो उसको हीट गेन भी ज्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों ही वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं। हीट गेन शुड बी इक्वल टू हीट लॉस सो दैट द अमाउंट ऑफ हीट इनसाइड द बॉडी रिमेंस कांस्टेंट। ये तो हमने देखा ही। तो होता क्या है, हीट गेन और हीट लॉस की बात करें तो ऑब्वियस बात है, एलिफेंट बड़ा है तो उसमें हीट लॉस ज्यादा होता है, हीट गेन भी ज्यादा होता है। लेकिन रिलेटिव हीट लॉस की बात करते हैं अपन। अब रिलेटिव हीट लॉस क्या होता है इसको समझिए। सपोज दो लोग हैं, ए और बी। ए जो है वो एक गरीब आदमी है, बी जो है वो एक अमीर आदमी है। जो ए है वो 5,000 रुपए महीना कमाता है, बी जो है वो 5 लाख रुपए पर महीना कमाता है। ठीक है, दोनों ने गाड़ी खरीदी। ए ने 50,000 की मोटरसाइकिल खरीदी और बी ने 1 लाख की नैनो कार खरीदी। देखा जाए तो खर्चा तो बी ने ज्यादा किया, बी ने किया ना खर्चा ज्यादा, इसने तो 50,000 ही किया, इसने 1 लाख ही किया। लेकिन अपनी हैसियत से बढ़ के खर्चा किसने किया है बताओ, अपनी औकात से बढ़ के खर्चा किसने किया है, ए ने या बी ने? कौन है ये विद्या, सोनिया, भूमि, तान्या, अंजलि, साहिल, आयत, भास्कर, दक्षता? अबे तुम लोग कहां से आए हो, इतने इजी सवाल के भी गलत जवाब दे रहे हो। भूमि, आयत, साहिल, ईश्वर, आयुषी, कौन है ये लोग? रेड पड़ गई। अरे भैया इसने अपनी हैसियत से बढ़ के खर्चा किया है, 5,000 कमाता है, 50,000 की बाइक खरीद ली। मुझे बताओ, अपनी हैसियत से बढ़ के खर्चा ए ने किया है ना, तो अगले 10 साल तक इंस्टॉलमेंट चुकाने के लिए मोर हार्ड वर्क किसको करना पड़ेगा बोलो? किस्तें चुकाने के लिए ज्यादा काम किसको करना पड़ेगा? ए को। 5,000 कमाता है, 50,000 की बाइक खरीदी, बी को नहीं करना पड़ेगा। समझ में आ रही ना बात? क्योंकि ये तो ज्यादा कमाता है, वैसे ही खर्चा भी कम किया, हैसियत से तो कम ही किया ना इसने। इसी तरह से हालांकि बॉडी सरफेस एरिया एलिफेंट का ज्यादा है, हीट लॉस भी एलिफेंट एलिफेंट में ज्यादा होता है, लेकिन रिलेटिव हीट लॉस देखिए। रिलेटिव हीट लॉस मतलब अपनी हैसियत से बढ़ के हीट लॉस कौन कर रहा है? रैट। क्योंकि चूहे का जो बॉडी सरफेस एरिया है, यहाँ देखिए, चूहे का जो बॉडी सरफेस एरिया, हीट लॉस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉडी सरफेस एरिया। चूहे का जो बॉडी सरफेस एरिया है, ये देखिए चूहे का बॉडी सरफेस एरिया, वो उसकी वॉल्यूम के हिसाब से बहुत ज्यादा है। चूहा अपनी हैसियत से बड़ा बॉडी सरफेस एरिया लेके घूम रहा है, जबकि हाथी जो है वो कंजूस है। हाथी का वॉल्यूम तो इतना ज्यादा है, लेकिन सरफेस एरिया उतना ज्यादा नहीं है जितना होना चाहिए। तो चूहा बड़ा दिलदार है, हाथी बहुत कंजूस है। ये बात समझ में आ गई आपको? अब चूहे का बॉडी सरफेस एरिया इतना ज्यादा है, वॉल्यूम तो इतनी सी और बॉडी सरफेस एरिया इतना है, तो रिलेटिव हीट लॉस ना रैट में ज्यादा हो रहा है एलिफेंट से। रिलेटिव, वैसे तो एलिफेंट में हो रहा है। तो ज्यादा हीट गेन, रिलेटिव हीट गेन किसको ज्यादा करना है बताओ? रिलेटिव हीट गेन रैट रैट को ज्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें रिलेटिव हीट लॉस ज्यादा हो रहा है। तो बीएमआर किसमें फास्ट होगा बताओ? चूहे में ज्यादा फास्ट होगा। तो बॉडी साइज अगर छोटा है, बॉडी सरफेस एरिया अगर कम है, ज्यादा है अगर, लेकिन बॉडी साइज अगर छोटा है, लेकिन जैसे रैट का ना बॉडी सरफेस एरिया अपन बॉडी वॉल्यूम, ये रेशो ज्यादा है एलिफेंट से।
तो रिलेटिव हीट गेन रैट को ज्यादा करना पड़ेगा। तो रैट में ना बीएमआर फास्ट चलेगा, रैट का बीएमआर एलिफेंट से ज्यादा होगा। तो रैट में हर चीज फास्ट होगी, पता है, हार्ट रेट फास्ट होगी, ब्रीदिंग रेट फास्ट होगी, हीट गेन भी ज्यादा करना है उसे, रिलेटिवली हीट लूज कर रहा है। तो रैट जो है ना फास्ट ब्रीथ करते हैं, हार्ट रेट भी फास्ट होती है, ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं, जल्दी बच्चे पैदा करते हैं, गेस्टेशन पीरियड छोटा होता है इनमें, हाथी में तो 22 महीने का होता है। ज्यादा पैदा करते हैं, जल्दी पैदा करते हैं, जल्दी एज होते हैं, जल्दी मर जाते हैं, इनमें सब कुछ फास्ट है। हाथी के कंपैरिजन में हर चीज इनमें ज्यादा है, ज्यादा तेजी से हार्ट रेट, ब्रीदिंग रेट ज्यादा है ही, ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं, जल्दी जल्दी बच्चे पैदा करते हैं, एजिंग भी फास्ट होती है, मर भी जल्दी जाते हैं, लाइफ भी छोटी है, हर चीज फास्ट। चूहा बहुत जल्दी में रहता है हमेशा, देखा नहीं आपको कभी घर में ऐसे निकलता हुआ रहता भागता हुआ, मतलब ऐसे भागता है जिसको बस अभी नीट का एग्जाम ही देने जा रहा है, टाइम नहीं है बिल्कुल, सेंटर के लिए लेट हो गया मैं, जब देखो तब हमेशा भागता रहेगा। हाथी को देखो, अरे अभी तो बहुत टाइम है, दे लेंगे एग्जाम भी। तो यहाँ पे आपने देखा हाथी और चूहा दोनों में किसका बीएमआर ज्यादा है, चूहे का ज्यादा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो हमने देखा कि जो बीएमआर है वो रैट का ज्यादा होता है, तो हीट लॉस भी इसमें रैट में ज्यादा होता है, इसलिए उसको हीट गेन ज्यादा करना पड़ता है, इसलिए रैट में हार्ट रेट भी ज्यादा होती है, क्योंकि बीएमआर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हार्ट रेट। तो छोटे जानवर का बीएमआर मैमल्स में क्यों ज्यादा होता है बड़े जानवर से, ये आपको समझ में आया। एक चीज और बताता हूँ आपको, ये वैसे ना आपके उसमें आएगी इकोलॉजी में, पर मैं यही बता देता हूँ चलो आपको। जैसे ये हमारी अर्थ है, ठीक है, अब ये नॉर्थ पोल है और ये इधर साउथ पोल है, बीच में से जो लाइन निकल रही है इसको क्या बोला जाता है, इसको हमने बोला इक्वेटर, ठीक है, ये इक्वेटर है। अब मुझे बताओ, ये जो एरियाज दिख रहे हैं ना आपको, ये एरियाज, ये इक्वेटोरियल एरिया है, और ये जो एरियाज है ना दोस्तों, इनको हम कहते हैं पोलर एरियाज। क्या आपको पता है ठंड कहाँ ज्यादा होती है, इक्वेटर पे ज्यादा ठंडा होता है कि पोल्स पे। आई थिंक आप सबको पता होगा, पोल्स पे तो सनलाइट भी पूरा दिन नहीं आती है या पूरा साल नहीं आती है, तो पोल्स ज्यादा ठंडे होते हैं, है ना। तो जब हम लार्ज साइज मैमल्स देखते हैं ना, बड़े साइज के मैमल्स, तो लार्ज साइज मैमल्स ना हमें पोल्स पे ज्यादा दिखते हैं। जैसे जैसे हम पोल से इक्वेटर की तरफ चलते हैं ना, तो मैमल्स का जो साइज है ना वो रिड्यूस होता जाता है। मतलब छोटे साइज के जो मैमल्स होते हैं ना, जब हम पोल से इक्वेटर की तरफ चल रहे हैं तो हम देखते हैं कि बड़े साइज के जो मैमल्स हैं वो हमें पोल्स पे ज्यादा मिलते हैं, लेकिन छोटे साइज के जो मैमल्स हैं उनकी डाइवर्सिटी हमें इक्वेटर पे ज्यादा मिलती है। क्यों? क्योंकि लार्ज साइज मैमल्स कंजूस हैं, वो ठंडे एरियाज में सर्वाइव कर जाते हैं। क्यों कर जाते हैं? यहाँ पे बाहर से गर्मी धूप नहीं पड़ रही है फिर भी ये सर्वाइव कर रहे हैं, क्योंकि ये कंजूस है, इनका बॉडी सरफेस एरिया उतना नहीं है जितना इनका बॉडी वॉल्यूम है ना। तो इनमें हीट लॉस कम होता है। छोटे साइज के एनिमल यहाँ सर्वाइव नहीं कर पाते पोल्स पे, क्यों? क्योंकि तो खूब हीट लॉस करते हैं, तो ये मर जाते हैं यहाँ। लेकिन छोटे साइज के एनिमल्स इक्वेटर पे क्यों ज्यादा सर्वाइव करते हैं? क्योंकि अगर ये हीट लॉस कर भी रहे हैं यहाँ ज्यादा, तो सोलर रेडिएशन से इनको हीट गेन भी हो रहा है, काफी हीट मिल भी रही है। अब जैसे डायनासोर है, आपने सुना था डायनासोर जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं क्योंकि वो रेप्टाइल है, बोलो रेप्टाइल है कि नहीं। लेकिन दरअसल पता क्या होता है, डायनासोर अपने खून को गर्म रखते हैं, कैसे? सोलर रेडिएशन से। पर है वो कोल्ड ब्लडेड क्योंकि वो खुद गर्म नहीं करते अंदर से, एक्सोथर्मी है उनमें, एंडोथर्मी नहीं है। तो जब पहले आइस एज नहीं थी ना, तो डायनासोर ज्यादा थे। फिर जब ये आइस एज में पोल्स पे क्यों नहीं मिले हमें डायनासोर में? क्योंकि जब वहां आइस एज आई तो वो खत्म हो गए, क्योंकि उनको सोलर रेडिएशन नहीं मिल रहे अपने को गर्म रखने के लिए। जबकि यहाँ पे आपको ज्यादा मिलेंगे क्योंकि यहाँ सोलर रेडिएशन से हेल्प मिलती है। ऊपर से धूमकेतु गिरा, धूमकेतु के डायनासोर के ऊपर थोड़ी गिरा था, उसकी वजह से डस्ट उठी तो रेडिएशन कट हो गए, तो यहाँ वाले डायनासोर भी नहीं बचे क्योंकि वो अपने को गर्म नहीं रख पा रहे थे, कोल्ड रेडी थे ना। तो जैसा मैं आपको बता रहा था यहाँ पे कि लार्ज साइज मैमल्स हमेशा पोल्स पे, आपको देखो मैमथ हुआ, बड़े बड़े जानवर हुए, ये हमेशा ना पोल्स पे ज्यादा मिलेंगे, छोटे जानवर इक्वेटर पे। जैसे जैसे हम ना पोल से इक्वेटर की तरफ आते हैं ना, तो डाइवर्सिटी ऑफ स्मॉल साइज एनिमल्स इंक्रीज होती है। क्यों इंक्रीज होती है समझ में आया आपको? क्योंकि इट इज ईजियर फॉर स्मॉल साइज एनिमल्स टू सर्वाइव नियर द इक्वेटर रादर देन एट द पोल्स। चलो ये तो आप वहां पढ़ लेना, मैंने आपको अभी ये बताया कि छोटे जानवर का हार्ट रेट क्यों ज्यादा होता है। अगली चीज जो अब हम पढ़ेंगे वो है हार्ट रेट या रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट। हार्ट बीट कैसे रेगुलेट होती है, इंक्रीज या डिक्रीज होती है, तो ये भी पढ़ लेते हैं। देखो हार्ट बीट का जो रेगुलेशन है ये दो तरीके का होता है, नर्वस कंट्रोल और हार्मोनल कंट्रोल। बाद में मैं आपको बताऊंगा कि दरअसल दोनों मिलकर काम करते हैं, और इस कंट्रोल को हम न्यूरो हार्मोनल कंट्रोल ही कहते हैं। फिर भी देखते हैं यहाँ, तो हम पढ़ने जा रहे हैं रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट या हार्ट रेट। हार्ट रेट कैसे रेगुलेट होती है।
तो जैसे ही हमारा हार्ट है, आपको तो पता है कि ऐसे नोड इंपल्स बनाता है, उस हिसाब से हमारा हार्ट बीट करता है। तो ये यहाँ सपोज ये ऐसे नोड है, ये एवी नोड, तो ये न्यूरोमस्कुलर कंडक्शन पाथवे है अंदर। अब नर्वस कंट्रोल और हार्मोनल कंट्रोल दोनों तरह का कंट्रोल पढ़ लेते हैं। पहले हम बात करते हैं नर्वस कंट्रोल के बारे में। देखो, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एएनएस के कंट्रोल में होता है हार्ट। हमारे ब्रेन में एक जगह होती है मेडुला ऑब्लोंगेटा, और मेडुला में दो सेंटर्स होते हैं। ब्रेन में एक जगह है मेडुला, जिसके बारे में हम नर्वस सिस्टम में पढ़ेंगे। तो इस मेडुला के अंदर दो सेंटर्स हैं। एक होता है कार्डियक एक्सीलरेटर सेंटर, जो हार्ट रेट को बढ़ाता है। एक होता है कार्डियो इनहिबिटरी सेंटर, जो हार्ट रेट को घटाता है। तो मेडुला में ये दो सेंटर पाए जाते हैं। अब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के दो हिस्से होते हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। ठीक है, तो इनको अगर हम देखें, सिंपैथेटिक जनरली चीजों को इंक्रीज करता है और पैरासिम्पैथेटिक जनरली चीजों को डिक्रीज करता है। कभी कभी उल्टा भी होता है, जब पैरासिम्पैथेटिक इंक्रीज करता है, जैसे इंटेस्टाइन की पेरिस्टाल्सिस वगैरह। पर हम यहाँ वो पढ़ेंगे जो जनरली होता है। जनरली सिंपैथेटिक इंक्रीज करता है, पैरासिम्पैथेटिक डिक्रीज करता है। तो ऑब्वियसली हार्ट रेट को भी कौन इंक्रीज करता है? हार्ट रेट को भी सिंपैथेटिक इंक्रीज करता है। और हार्ट रेट को डिक्रीज कौन करता है? तो आंसर है पैरासिम्पैथेटिक हार्ट रेट को डिक्रीज करता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का हिस्सा होती है एक्सेलरेटर नर्व, जबकि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का पार्ट है वेगस नर्व। अब वेगस नर्व ना सबसे लंबी नर्व है हमारी बॉडी की, 10th क्रेनियल नर्व। वो कई जगहों पर अपनी सप्लाई देती है। जो ब्रेन से वेगस निकलती है वो हार्ट में जाती है। हार्ट में जाने वाली जो वेगस की ब्रांच होती है, क्रेनियल नर्व, है उसे कहा जाता है कार्डियक ब्रांच ऑफ वेगस। इसके अलावा उसकी एक ब्रांच इंटेस्टाइन में जाती है, जो डिस्टेंसेस को इंक्रीज करती है। फिर उसकी एक ब्रांच स्फिंक्टरों को ढीला करती है, यूरिनरी स्फिंक्टर को या एनल स्फिंक्टर को। तो इसकी ना अलग अलग ब्रांचेज हैं वेगस की। हम यहाँ पे वेगस की कार्डियक ब्रांच के बारे में बात करेंगे, जो हार्ट में जाती है, वो क्या करती है उसको देखेंगे हम। तो जैसा कि मैं बता रहा था, मेडुला में दो सेंटर है, कार्डियक एक्सेलरेटर सेंटर और कार्डियो इनहिबिटरी सेंटर। तो कार्डियक एक्सेलरेटर सेंटर से एक्सेलरेटर नर्व निकलती है और ये ऐसे नोड तक जाती है। आपको पता है ऐसे नोड नॉर्मली कितनी बार इंपल्स बनाता है? 72 पर मिनट। जो एक्सेलरेटर नर्व कार्डियक एक्सेलरेटर सेंटर से निकलती है, ये एक्सेलरेटर नर्व सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का हिस्सा है और ये हार्ट रेट को बढ़ाना चाहती है। इधर जो 10th क्रेनियल नर्व वेगस है, उसकी जो कार्डियक ब्रांच है, वो भी ऐसे नोड में जा रही है। और इस कार्डियक ब्रांच ऑफ वेगस को, ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का हिस्सा है, सो कार्डियक ब्रांच ऑफ वेगस ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का हिस्सा है और ये हार्ट रेट को घटाना चाहती है। तो एक्चुअली क्या है, एक्सेलरेटर नर्व हार्ट रेट को बढ़ाना चाहती है, कार्डियक ब्रांच ऑफ वेगस हार्ट रेट को घटाना चाहती है। दोनों से इक्वल और अपोजिट सिग्नल्स आ रहे हैं। सपोज इधर से +100 सिग्नल आ रहे हैं, तो इधर से -100 आ रहे हैं। तो रिजल्टेंट क्या है बताओ? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, रिजल्टेंट इज 0। तो ऐसे नोड अपने हिसाब से 72 बार इंपल्स बना रहा था और 72 बार ही बनाता रहता है। ऐसे नोड पे कोई असर नहीं होता। लेकिन एक्सरसाइज के समय क्या होता है और रेस्ट के समय क्या होता है? देखिए, जब हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो उस वक्त हमारे ब्लड में O2 तो कम हो जाती है, लेकिन CO2 ज्यादा हो जाती है। तो ऐसा ब्लड, जब हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, तो ऐसा ब्लड जो है वो कार्डियक एक्सीलरेटर सेंटर को एक पॉजिटिव स्टिमुलेशन देता है, जिसकी वजह से एक्सीलरेटर नर्व से आ रहे सिग्नल और तेज हो जाते हैं। अब इधर से मान लो +100 की जगह +110 आ रहे हैं, इधर से कितने आ रहे हैं बताओ? इधर से -100 ही आ रहे हैं। तो रिजल्टेंट तो +10 हो गया ना, तो हार्ट रेट 72 की जगह 82 हो जाएगी। समझे? इसकी जगह दोस्तों, जब हम रेस्ट कर रहे होते हैं तो हमारे ब्लड में O2 नॉर्मल से ज्यादा ही है और CO2 जो है वो कम है। ऐसा जो ब्लड है वो कार्डियक एक्सेलरेटर सेंटर को ही एक नेगेटिव फीडबैक देता है, जिसकी वजह से इधर से आ रहे एक्सेलरेटर सेंटर से आ रहे सिग्नल की स्ट्रेंथ नॉर्मल से भी कम हो जाती है। +100 की जगह +110 होनी चाहिए, पता चला 90 ही रह गई। अब अगर ये 90 ही रह जाएगी तो इधर से -100 और इधर से +90, रिजल्टेंट क्या हुआ? -10। हार्ट रेट रह जाएगी 72 की जगह 62।
तो आपने देखा कैसे हार्ट रेट इंक्रीज या डिक्रीज होती है, तो ये नर्वस कंट्रोल है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं एक्सेलरेटर नर्व को स्टिमुलेट करता हूं तो हार्ट रेट इंक्रीज होती है ना। अच्छा, नॉर्मली मैं ना वेगस को नहीं छेड़ता हूं, पर अगर मैं वेगस को स्टिमुलेट करूं तो क्या होगा बताइए। एक्सेलरेटर नर्व को स्टिमुलेट करूंगा तो हार्ट रेट इंक्रीज होगी, वेगस को स्टिमुलेट करूंगा तो बताइए क्या होगा, हार्ट रेट डिक्रीज होगी ना। अच्छा, अगर मैं दोनों को स्टिमुलेट कर दूं तो हार्ट रेट पे क्या असर पड़ेगा, बोलो, दोनों को स्टिमुलेट कर दूं तो क्या फर्क पड़ेगा, नो चेंज, राइट। अगर मैं एक्सेलरेटर को काट दूं तो हार्ट रेट पे क्या असर पड़ेगा, सोचो, अगर मैं एक्सेलरेटर को काट दूं तो हार्ट रेट पे क्या असर पड़ेगा, डिक्रीज हो जाएगी। पता है क्यों, समझ में आया डिक्रीज क्यों हो जाएगी, क्योंकि अब एक्सेलरेटर नहीं है तो रिजल्टेंट तो इसके फेवर में चला गया ना, तो हार्ट रेट डिक्रीज हो जाएगी। अच्छा बताओ, अगर मैं वेगस को काट दूं तो क्या होगा, अगर मैं ओनली वेगस नर्व को काट दूं तो क्या होगा, हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगी। समझ में आया। और अच्छा, अगर मैं दोनों को काट दूं, एक्सेलरेटर को भी काट दूं और वेगस को भी काट दूं, तो हार्ट रेट में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है। तो इफ ऑल एक्सटर्नल नर्व सप्लाई ऑफ ए हार्ट आर कट, अगर एक हार्ट की सभी एक्सटर्नल नर्व सप्लाई काट दी जाए तो इससे ऑल ऑल मतलब सभी, तो हार्ट पे कोई असर पड़ेगा नहीं, सारी जुड़ी रहने दी जाए तो भी नहीं। अगर एक काटोगे तो दूसरे का असर आ जाएगा, दोनों काट दो तो कुछ नहीं होगा। ये बात समझ में आई। तो सभी एक्सटर्नल नर्व सप्लाई काट दो तो कुछ नहीं होगा, एक काटोगे तो दूसरे का असर आ जाएगा। अगली चीज, नर्वस कंट्रोल हो गया। अब देखते हैं हार्मोनल कंट्रोल। तो हार्मोनल कंट्रोल क्या होता है, हार्मोन भी दो ग्रुप ऑफ है, सिंपैथेटिक ग्रुप ऑफ हार्मोन्स या न्यूरोट्रांसमीटर्स और पैरासिम्पैथेटिक ग्रुप ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स। तो अगर हम हार्मोनल कंट्रोल के बारे में बात करते हैं, तो सिंपैथेटिक ग्रुप ऑफ हार्मोन्स में आते हैं जैसे, भैया ध्यान दो, यहाँ पे बातें मत करो। जैसे सिंपैथेटिक ग्रुप ऑफ हार्मोन्स में आते हैं जैसे एड्रिनलिन, नॉर एड्रिनलिन, जिनको हम एपिनेफ्रिन या नॉर एपिनेफ्रिन भी कहते हैं, थायरोक्सिन। जब इनका लेवल ब्लड में ज्यादा होता है तो हार्ट रेट बढ़ती है। जब एसिटाइल कोलिन जैसे न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, अगर इनका लेवल ब्लड में ज्यादा होता है तो हार्ट रेट डिक्रीज होती है। तो कैसे इंक्रीज या कैसे डिक्रीज होती है वो देख लेते हैं। अब एड्रेनलिन ऐसा क्या करता है कि हार्ट रेट इंक्रीज हो जाती है, और एसिटाइल कोलिन ऐसा क्या करता है कि हार्ट रेट डिक्रीज हो जाती है। ये देखो, मैं आपको एक बार फिर साइनो ऑरिकुलर नोड की मेम्ब्रेन पे ले जाता हूँ। ऐसे नोड वगैरह की मेम्ब्रेन में मैंने आपको बताया था वोल्टेज गेटेड चैनल होते हैं, लेकिन इनके अलावा एक चीज और होती है और वो है छेद। इन छेदों से सोडियम रिश्ता रहता है अपने हायर कॉन्सेंट्रेशन से अपने लोअर कॉन्सेंट्रेशन, बताया था ना। अब जब एपिनेफ्रीन या एड्रेनलिन गिरता है इन छेदों के ऊपर, एक ही बात है एपिनेफ्रीन या एड्रेनलिन, अगर ये इन छेदों पे गिरता है तो इससे ये जो छेद है ना, ये डायलेट हो जाते हैं। और अगर ये छेद डायलेट हो जाएंगे तो नॉर्मली जो सोडियम अंदर जाके बाहर 0.8 सेकंड्स में आता था, वो जल्दी जल्दी अंदर बाहर होने लगेगा। पता चला सोडियम जो है वो 0.6 सेकंड में ही अंदर जाके बाहर आ गया, सपोज, क्योंकि छेद डायलेट हो गया तो सोडियम जल्दी जल्दी अंदर बाहर हो रहा है। तो बताओ हार्ट रेट इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है, जो इंक्रीज हो रही है ना, 100 होगी ना हार्ट रेट पर मिनट। जबकि एसिटाइल कोलिन ग्रुप ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हैं, जब ये गिरेंगे इस ऐसे नोड की मेम्ब्रेन पे, तो ये इन पोर्स को कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो ये जो पोर्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो पोर्स अगर कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो सोडियम धीरे धीरे अंदर जाएगा, धीरे धीरे बाहर निकलेगा। सोडियम को सपोज एक बार अंदर जाके बाहर आने में 1 सेकंड लग गया, तो हार्ट रेट कितनी हो गई बताओ, तो हार्ट रेट रह गई सिर्फ 60 पर मिनट। तो समझ में आया आपको एपिनेफ्रीन या एसिटाइल कोलिन कैसे हार्ट रेट को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं। रेप लेने से काम नहीं चलेगा, इसे इंक्रीज करता है डिक्रीज करता है, कैसे करते हैं वो तो पता होना चाहिए ना। वो छेद कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स होते हैं, पोर्स डायलेट या कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो सोडियम का रिसाव कम ज्यादा होगा, धीरे धीरे और फास्ट होगा तो हार्ट रेट इंक्रीज या डिक्रीज हो जाएगी। इस तरह से ये पोर्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट या डायलेट होते हैं, इससे हार्ट रेट चेंज होती है। अब हार्मोनल कंट्रोल दरअसल काम कैसे करता है, न्यूरो हार्मोनल तो है कंट्रोल। एक्चुअली क्या होता है, हर नर्व एंडिंग, नर्व के एंड में वेसाइकल्स होती हैं, आपको पता है, जिनमें न्यूरो ट्रांसमीटर भरा होता है ना। तो यहाँ एक्सेलरेटर नर्व के एंड में भी एक वेसाइकल है, और इसमें पता है क्या भरा हुआ है, इसमें भरा हुआ है एपिनेफ्रीन। जबकि कार्डियक ब्रांच ऑफ वेगस के एंड में भी वेसाइकल है, और इसमें क्या भरा हुआ है पता है, इसमें भरा हुआ है एसिटाइल कोलिन।
अब नॉर्मली क्या होता है कि नॉर्मली जितना एपिनेफ्रीन गिर रहा है ऐसे नोड पे उतना ही एसिटाइलकोलिन गिर रहा है, तो दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, तो पोर्स के डायमीटर पर कोई असर नहीं पड़ता और सोडियम 0.8 सेकंड में अंदर बाहर होता रहता है। लेकिन जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो आप देख सकते हैं कि एपिनेफ्रीन नॉर्मल से ज़्यादा गिरता है जबकि एसिटाइलकोलिन नॉर्मल गिरता है। तो रिजल्ट क्या होगा कि एसिटाइलकोलिन पूरी तरह से एपिनेफ्रीन को न्यूट्रलाइज नहीं कर पाएगा और थोड़ा सा रेजिड्यू किसका बच जाएगा ऐसे नोड के ऊपर, या किसका रेजिड्यू बच जाएगा बताओ, एपिनेफ्रीन का। वो छेदों को थोड़ा सा डायलेट कर देगा जिसकी वजह से हार्ट रेट तेज हो जाएगी। हार्ट रेट तेज हो जाने को क्या कहा जाता है बताइए, टैकीकार्डिया। समझ में आई बात? और हार्ट रेट अगर नॉर्मल से कम हो जाए तो इसे क्या कहा जाएगा, ब्रेडिकार्डिया। हार्ट रेट अगर 90 तक सब नॉर्मल है, 60 टू 90 नॉर्मल होता है, लेकिन अगर किसी की हार्ट रेट 90 से ज़्यादा हो जाए तो वो टैकीकार्डिया है, और किसी की हार्ट रेट अगर 60 से भी कम रह जाए तो वो ब्रेडिकार्डिया है। आ रही है बात समझ में? तो टैकीकार्डिया ब्रेडिकार्डिया कैसे हो जाता है हार्ट में, ये समझ में आया आपको? हार्मोन्स के इफेक्ट से। एपिनेफ्रीन इन छेदों को डायलेट कर रहा है, एसिटाइलकोलिन इन छेदों को सिकुड़ रहा है, तो सोडियम धीरे धीरे अंदर बाहर होगा, जल्दी अंदर बाहर होगा, तो ऐसे हार्ट रेट चेंज होती है। अब एक्सरसाइज के समय टैकीकार्डिया क्यों होता है, क्योंकि एपिनेफ्रीन ज्यादा रिलीज हो रहा है, एसिटाइलकोलिन नॉर्मल रिलीज हो रहा है, तो रिजल्टेंट क्या हुआ, थोड़ा सा एपिनेफ्रीन बच गया। रेस्ट के समय देखिए क्या होता है, एपिनेफ्रीन नॉर्मल से कम रिलीज होता है जबकि एसिटाइलकोलिन अभी भी नॉर्मल रिलीज हो रहा है। क्या होगा नेट रिजल्ट, एपिनेफ्रीन नॉर्मल से कम रिलीज हो रहा है, एसिटाइलकोलिन नॉर्मल रिलीज हो रहा है, तो एपिनेफ्रीन पूरी तरह से एसिटाइलकोलिन को न्यूट्रलाइज नहीं कर पाएगा, थोड़ा सा रेजिड्यू बच जाएगा, किसका, एसिटाइलकोलिन का। और जो थोड़ा सा एसिटाइलकोलिन यहाँ बच जाएगा ये क्या करेगा, ये छेदों को थोड़ा सिकुड़ देगा, तो छेद सिकुड़ जाएंगे तो सोडियम धीरे धीरे अंदर बाहर होगा। तो आपको समझ में आया टैकीकार्डिया और ब्रेडिकार्डिया कैसे कराता है हार्ट में हार्मोन्स? तो ऐसे एपिनेफ्रीन एसिटाइलकोलिन काम करते हैं। अच्छा, खास बात आपने नोट करी, चाहे एक्सरसाइज करें चाहे रेस्ट करें, दोनों ही सिचुएशंस में हमने कार्डियक एक्सेलरेटर सेंटर को छेड़ा, कार्डियो इनिबिटरी सेंटर को हमने नहीं छेड़ा, क्योंकि इसको छेड़ना खतरनाक है। क्यों खतरनाक है मैं भी समझाता हूँ। नॉर्मली हम इसको नहीं छेड़ते, छेड़ना पड़े तो छेड़ेंगे, नॉर्मली नहीं। इसको समझाने के लिए मैं आपको एक एनालॉजी देता हूँ। सपोज आप किसी हाईवे पर 100 की स्पीड पे मोटरसाइकिल चला रहे हो, 100 की स्पीड पे मोटरसाइकिल, दूर आगे आप देखते हो, थोड़ा दूर, आधा किलोमीटर दूर आप देखते हो कि एक भैंसों का झुंड जो है वो हाईवे के बीचों बीच बैठा हुआ है। अभी आप दूर हो भैंसों के झुंड से, दूर से ही आपने देख लिया और आप 100 की स्पीड पे बाइक चला रहे थे। आपके पास दो ऑप्शन है इस समय, या तो आप रेस छोड़ दो या आप तुरंत ब्रेक दबा दो, या तो आप तुरंत रेस छोड़ दो या तुरंत ब्रेक दबा दो। आप क्या करोगे बताओ, तुरंत रेस छोड़ोगे या ब्रेक दबाओगे? भैया ब्रेक दबाओगे तो वहीं पटक जाओगे, रेस छोड़ोगे अभी ब्रेक थोड़ी दबाना है ना। तो मैं आपको समझाता हूँ इसको छेड़ना क्यों खतरनाक है। नॉर्मली हम एक्सेलरेटर कम ज्यादा ही करते हैं, इसी से स्पीड कंट्रोल हो जाती है, ब्रेक दबाना खतरनाक। मैं समझाता हूँ क्यों। सपोज इसको एक और एग्जांपल समझो, जब आपको डर लगता है तो आपकी हार्ट रेट इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है, आपको क्या लगता है डर लगने पे? ऐसा है भैया, डर किस तरह का है उस पर डिपेंड करेगा, सडन फियर है या एंटीसिपेटरी फियर है। आपको क्या होता है सडन फियर या एंटीसिपेटरी फियर? सपोज आपको एक अंधेरी गली में जाना है, ठीक है, सपोज आपको एक अंधेरी गली में जाना है जिसके दूसरे सिरे पर एक पेड़ है, ठीक है, एक पेड़ है अंधेरी गली के दूसरे सिरे पे, और मैंने आपको एडवांस में बता दिया कि भैया इस पेड़ पर तो भूत रहता है, भूत। अभी आप यहां खड़े हैं, ठीक है, अभी आप दूर हैं, लेकिन जैसे जैसे आप, आपकी हार्ट रेट यहां पे 72 पर मिनट है, पर जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, आपको पता है ना भूत है, तो डर के मारे एड्रेनलिन ज्यादा रिलीज होगा। एड्रेनलिन जब ज्यादा रिलीज होगा तो बताओ क्या होगा, आपकी हार्ट रेट बढ़ेगी। तो जैसे जैसे आप उस गली में आगे बढ़ेंगे आपकी हार्ट रेट बढ़ेगी, और जब तक आप पेड़ पर पहुंचेंगे, जब तक आप पेड़ के पास पहुंचेंगे, भूत के पास तक, यहाँ पे भूत है ये, तो आपकी जो हार्ट रेट है वो 140 तक पहुंच चुकी होगी ना, तो हार्ट रेट इंक्रीज हुई। लेकिन इसकी जगह आप दूसरा एग्जांपल लेते हैं। सपोज आपको नहीं पता कि वहां पे कोई भूत वूत है, आपको नहीं पता, एक पेड़ पर भूत है तो सही, यहाँ पर भूत है, लेकिन आपको नहीं पता है कि यहाँ भूत है, आपको नहीं पता। तो पता है क्या होगा, सपोज ये भूत है लेकिन आपको नहीं पता है यहाँ है, ठीक है, तो आप आगे बढ़ते रहेंगे, आपकी हार्ट रेट कांस्टेंट रहेगी कितनी, 72 72 72, यहां तक भी आपकी हार्ट रेट 72 ही रहेगी। लेकिन जैसे ही आप यहाँ पहुंचेंगे, आपको थोड़ी पता है पेड़ पे भूत है, तो जैसे ही आप यहाँ पहुंचे अचानक से जो है, जो भूत है वो सामने आ गया। आप यहाँ थे,
अचानक एकदम से जो भूत है वो निकल के ऐसे नीचे आ गया। तो अब पता है क्या होगा, इस बार आपका दिल की धड़कन बढ़ेगी नहीं, दिल धक से रह जाएगा, दिल बैठ जाएगा, हार्ट विल मिस अ बीट। डर के मारे आप बेहोश भी हो सकते हैं। इस बार हार्ट रेट बढ़ी नहीं है, जैसे कोई पीछे से एकदम से आके डरा दे ऐसे, तो एकदम दिल धक से रह जाता है, दिल बैठ जाता है। तो इस बार हार्ट रेट बढ़ने की जगह हार्ट बीट ही नहीं किया, उल्टा हो गया। पता है क्यों? क्योंकि ब्रेन में जहां आपका फियर सेंटर है ब्रेन में, वहीं वो न्यूक्लियस यानी वो एरिया है जहां से वेगस ऑरिजिनेट करती है। तो जब आपको जोर का डर लगता है ना ब्रेन में, तो आपकी वेगस स्टिमुलेट हो जाती है, और जब वेगस स्टिमुलेट हो जाती है ना, तो वेगस की हर ब्रांच में जोरदार इंपल्स जाती है। ब्रेन में जहां फियर सेंटर है वहीं वेगस का ऑरिजिन है, तो वेगस स्टिमुलेट हो जाती है। तो वेगस स्टिमुलेट होती है तो वेगस की हर ब्रांच में जोरदार इंपल्स जाती है। कार्डियक ब्रांच ऑफ वेगस में भी भाई जोरदार इंपल्स जाती है। जब कार्डियक ब्रांच ऑफ वेगस में जोरदार इंपल्स जाएगी, तो यहां पर ज्यादा ही एसिटाइल कोलिन रिलीज हो जाएगा, जितना होना चाहिए उससे ज्यादा। इसकी वजह से ये छेद इतने सिकुड़ जाएंगे कि 1-2 सेकंड के लिए ये बंद हो जाएंगे। ये छेद इतने सिकुड़ जाएंगे कि 1-2 सेकंड के लिए बंद हो जाएंगे। और जब ये छेद बंद हो जाएंगे तो क्या होगा पता है? इंपल्स नहीं बनेगी, सोडियम अंदर बाहर नहीं होगा। सोडियम अंदर बाहर नहीं होगा, इंपल्स नहीं बनेगी, तो हार्ट बीट नहीं करेगा। हार्ट बीट नहीं करेगा तो ब्रेन को ब्लड नहीं मिलेगा। और अगर 30 सेकंड तक ये एसिटाइल कोलिन मेटाबोलाइज नहीं हुआ, और 30 सेकंड तक जनरली क्या होता है, दिल धक से रह जाता है, फिर ठीक हो जाता है। पता है क्यों? क्योंकि एसिटाइल कोलिन ना मेटाबोलाइज हो जाता है, तो ये छेद खुल जाता है और फिर सोडियम अंदर बाहर होने लगता है, तो दिल धक से रह गया, फिर उसके बाद वापस से बीट करने लगा। लेकिन अगर बहुत जोर का डर लगा है और इतना ज्यादा एसिटाइल कोलिन यहाँ रिलीज हो गया है कि जो अगले 30 सेकंड तक मेटाबोलाइज नहीं होगा, तो अगले 30 सेकंड तक अगर ये छेद नहीं खुलेगा, तो अगले 30 सेकंड तक इंपल्स नहीं बनेगी, 30 सेकंड तक हार्ट बीट नहीं करेगा, 30 सेकंड तक ब्रेन को ब्लड नहीं मिलेगा, तो आदमी बेहोश, डर के मारे बेहोश हो गया। सुना नहीं सुना? फिर जब ये एसिटाइल कोलिन मेटाबोलाइज हो जाएगा, तो फिर से सोडियम अंदर बाहर होने लगेगा, हार्ट फिर से शुरू हो जाएगा। तो डर के मारे बेहोश क्यों हो जाते हैं समझ में आया? दिल धक से क्यों रह जाते हैं समझ में आया? अच्छा, जब जोर का डर लगता है तो वेगस की हर ब्रांच जोरदार तरीके से स्टिमुलेट होती है। कार्डियक ब्रांच ऑफ वेगस जोरदार तरीके से स्टिमुलेट होती है, दिल धक से रह जाता है। इंटेस्टाइनल ब्रांच ऑफ वेगस भी जोरदार तरीके से स्टिमुलेट होती है, तो पेरिस्टाल्सिस बढ़ जाती है। और स्फिंक्टरों में जाने वाली ब्रांच भी स्टिमुलेट होती है, तो सारे स्फिंक्टर एक साथ डिले हो जाते हैं। कभी सुना आपने इतना जोर का डर लगा कि डर के मारे उसने वहीं पैंट आगे से गीली और पीछे से क्यों हो गई ऐसी? क्योंकि जोर का डर लगा, वेगस स्टिमुलेट हुई, दिल धक से रह गया, पेरिस्टाल्सिस बढ़ गई और सब स्फिंक्टर ढीले हो गए। तो डर के मारे ऐसा हो जाता है। समझ में आया ऐसा क्यों हुआ? चलो भाई, हाँ, तो जोर का डर लगेगा तो गोल्ड डिगर्स आ जाएंगे, अरे गोल्ड लीक हो रहा है, जाने दो नहीं। तो हम बात कर रहे थे कि ऐसा क्यों हुआ। तो ये तो हमने देख लिया कि ये, अब पता है कभी कभी आपने ऐसा सुना है, डर के मारे हार्ट फेल हो गया, बुरी खबर, सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए, वो भी चल बसे, या लॉटरी निकल गई, खुशी के मारे हार्ट फेल हो गया। सुना नहीं सुना ऐसा? अभी क्या होता है, जोर का सदमा लगता है तो भी हार्ट फेल हो जाता है। जैसे है ना, एक बहुत भयंकर जोर का डर लगा, जैसे वो रैगिंग वाली बात जो बच्चे बार बार कह रहे हैं। एक बार एक मेडिकल कॉलेज में क्या हुआ, जूनियर की रैगिंग ले रहे थे। तो आया शुरू शुरू में, उसको बोला तुझे डर नहीं लगता? जूनियर भी बहुत होशियार बना था, हाँ नहीं लगता मुझे किसी चीज से डर। तो बोला चलो इसको है ना मुर्दा घर में लेके चलते हैं। फर्स्ट ईयर में था बेचारा, तो उसको लेके गए, और उसको उसके जाने से पहले वहां पे उन्होंने सेटिंग कर ली थी, चौकीदार को भी सेट कर लिया था, और एक सीनियर जो था वो एक स्ट्रेचर पे चादर ओढ़ के लाश की तरह लेट गया था। और उस जूनियर को बोला जा आप तो अकेला अंदर जाओ और हर लाश के मुंह में एक टॉफी डाल के आ। तो बेचारा जूनियर डरा हुआ था, हर लाश अंदर गया, चादर मुंह से हटाता, लाश के मुंह में एक टॉफी डालता और आगे बढ़ जाता। डरा हुआ तो था ही वो। लेकिन जब उसने, जैसे ही वो स्ट्रेचर पे जो सीनियर लेटा हुआ था, उसके मुंह से चादर हटाई और उसके मुंह में टॉफी डाली, तो उसने अपनी आंखें ऐसे खोल ली और ऐसे टॉफी को चबाने लग गया। इतना जोर का डर लगा सीनियर को, उसको जूनियर को, कि डर के मारे वेगस इतना जोर से स्टिमुलेट हुई फियर में कि इतना ज्यादा एसिटाइल कोलिन यहाँ रिलीज हो गया, जो अगले 30 सेकंड्स तक मेटाबोलाइज नहीं हुआ, जिसकी वजह से अगले 30 मिनट्स तक मेटाबोलाइज नहीं हुआ। तो अगले 30 मिनट्स तक इंपल्स नहीं बनी, अगले 30 मिनट्स तक हार्ट बीट नहीं किया, अगले 30 मिनट्स तक ब्रेन को ब्लड नहीं मिला। अगर अगले 30 मिनट्स तक ब्रेन को ब्लड नहीं मिलेगा तो ब्रेन मर जाएगा। उसके बाद ये एसिटाइल कोलिन मेटाबोलाइज हो भी जाए तो क्या फायदा? समझ में आई नहीं आई बात? ब्रेन तो मर गया। तो 30 मिनट तक अगर ब्रेन को ब्लड नहीं मिला क्योंकि हार्ट फेल हो गया, ब्रेन को ब्लड ही पंप नहीं हुआ, मर गया वो बच्चा। उसको बचा सकते थे, पता है कैसे? सीपीआर देखिए, कार्डियो पल्मोनरी रिसस्किटेशन। आपने देखा नहीं, जैसे आपने फिल्मों में देखा होगा कि ईसीजी जो है वो फ्लैट हो चुका है, लेकिन डॉक्टर जो है वो फिर भी सीपीआर दिए जा रहे हैं। ईसीजी जो है वो ऐसे हो चुका है फ्लैट लाइन, है ना, यूं फ्लैट लाइन, बीप, एक लंबी बीप चल रही है बस यूं, है ना। लेकिन डॉक्टर जो है सीना दबाए जा रहे हैं, मुंह से सांस दिए जा रहे हैं, सीना दबाए जा रहे हैं, मुंह से सांस दिए जा रहे हैं, क्योंकि कार्डियक अरेस्ट में है पेशेंट। इतना एसिटाइल कोलिन यहाँ रिलीज हो गया है जो अगले
20 मिनट तक नहीं मेटाबोलाइज होगा, 30 मिनट तक, लेकिन इसमें तो ब्रेन मर जाएगा। तो ब्रेन को ऑक्सीजन पहुंचाते रहते हैं क्योंकि उनको पता है धीरे धीरे एसिटाइलकोलिन मेटाबोलाइज होगा, अभी नहीं हुआ है तो थोड़ी देर बाद होगा, थोड़ी देर बाद होगा। समझ में आ रही है बात? तो वो हार्ट ब्रेन को ब्लड पहुंचाते रहते हैं, लेकिन फ्लैट लाइन चल रही है, कुछ भी नहीं हो रहा, बीप एक लंबी बीप चल रही है, लेकिन डॉक्टर हिम्मत नहीं आ रहे, मुंह से सांस दे रहे हैं, सीना दबा रहे हैं, मुंह से सांस दे रहे हैं, सीना दबा रहे हैं। फिर पता है क्या हुआ, थोड़ी देर में एसिटाइलकोलिन कम हो गया। पता है कितना कम हुआ? बस इतना कम हुआ कि छेद थोड़ा सा खुला, इतना खुला कि एक बार सोडियम अंदर जाके बाहर आया 1 मिनट में, 1 मिनट में। तो क्या वो फ्लैट लाइन चल रही थी, बीप बीप, एक बीप आई और चली गई। तो डॉक्टरों में जोश आ गया, अरे वापस आ रहा है, फिर सीना दबाए जा रहे हैं, मुंह से सांस दे रहे हैं, और कुछ समझ में नहीं आता, सिरिंज में कुछ भरते हैं और सीधा हार्ट में लगा देते हैं। देखा है कभी? वो सिरिंज में भर के जो हार्ट में लगाते हैं, पता है वो क्या होता है? वो होता है एड्रेनलिन। क्योंकि आपको पता है एसिटाइलकोलिन अगर छेद सिकोड़ रहा है तो एड्रेनलिन छेदों को खोलता है ना? तो हम उसको एड्रेनलिन का इंजेक्शन देते हैं हार्ट में ताकि छेद खुले। सीना दबाए जा रहे हैं, मुंह से सांस दिए जा रहे हैं, छेद थोड़ा और खुल गए हैं। अब है ना 20 सेकंड्स में सोडियम अंदर जाके बाहर आ रहा है। तो क्या हुआ, अगले मिनट में ना बीप, एक बीप आई, फिर 20 सेकंड बाद एक और बीप आई और चली गई। तो लगा अरे पेशेंट वापस आ रहा है, छेद थोड़े और खुल जाएंगे, ब्रेन को ब्लड पहुंचा दे रहे हैं। अब क्या हो रहा है, 10 सेकंड में सोडियम अंदर जाके बाहर आ रहा है। तो 1 मिनट में 10 बीप आ गई, बीप फिर बीप फिर बीप। अब पेशेंट रिवाइव हो रहा है, थोड़ी देर में एसिटाइलकोलिन और मेटाबोलाइज हो जाएगा। तो 1 मिनट में 30-40 बीट्स आ जाएंगी, 50 बीट आ जाएंगी, 60 बीट आ जाएंगी, फिर पेशेंट बच जाएगा। समझ में आ रही नहीं आ रही बात? तो क्या होता है कि हमें इस वक्त को, इस संकट की घड़ी को टालना है जब ये एसिटाइलकोलिन इसका छेद को बंद किए हुए, थोड़ी देर में छेद खुल जाएंगे, एसिटाइलकोलिन मेटाबोलाइज हो जाएगा, लेकिन तब तक उसके ब्रेन को ब्लड पहुंचाना जरूरी है ताकि वो मर ना जाए। हम समय खरीद रहे हैं, वक्त खरीद रहे हैं। समझ में आई बात? तो इस तरह से हम पेशेंट को बचा सकते हैं। थोड़ी देर में बीप 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 नॉर्मल हो जाएगा, सब लोग खुश हो जाएंगे, पेशेंट रिवाइव हो गया। नहीं देखा आपने फिल्मों में ऐसा? फिर कभी कभी सीने पे जोर का करंट भी देते हैं, आपने देखा होगा। आप कहेंगे वो करंट क्यों देते हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा क्योंकि आज बहुत ज्यादा समय हो गया है। तो भैया अगर आपकी ऐसी खतरनाक रैगिंग हो जहां आपको अगले साल एमबीबीएस में जब आप जाओ और आपकी ऐसी रैगिंग हो जाए जहां आपको कहा जाए जा हर लाश के मुंह में एक टॉफी डाल के आ, और जब आप लाश के मुंह में टॉफी डाल रहे हो और अचानक कोई लाश मुंह खोल दे और चबाने लग जाए, तो घबराना मत। जूता निकाल के दे देना, दे देना, दे देना, खूब पीटना, उसको अंदर फंसा के पीटना वहीं डोर के अंदर। अरे लाश कैसे जिंदा होगी, आज तो मैं इसे मार ही डालूंगा, सीनियर को पीटने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। अरे पेन से इसकी आंखें फोड़ देता हूँ, कुछ भी जब तक वो रो ना दे तब तक आप उसे पीटते रहिए। और बाद में अरे सर आप थे क्या, मुझे लगा लाश जिंदा होगी तो सर इसलिए मैंने 2 थप्पड़ खींच के। तो भैया ये तो हो गई, देखो 10 मिनट ऊपर हो गए, 10-15 मिनट ऊपर हो गए, अब तो बंद करूँ मैं आज की क्लास। अगली क्लास में हम इससे आगे पढ़ेंगे, आज के लिए इतना काफी। तो अगली क्लास में ना आप कार्डियक साइकिल जरूर पढ़ के आओ, पूरा कार्डियक साइकिल जरूर पढ़ के आओ। अगली क्लास में हम इससे आगे बढ़ते हैं, ठीक है? चलिए भाई, बाय बाय।